तो बोल देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, चलो सुनो, बहुत कुछ है कंपनी लॉ में डिस्कस करना है। कंपनी लॉ में काफ़ी कुछ डिस्कशंस हो गया था, काफ़ी कुछ डिस्कशंस बाकी है, स्पेशली डिफिनेशंस पढ़ रहे थे। यस ना अयन, अयन काजल इनकी बोलो, डेफिनेशंस वगैरह पढ़ रहे थे ना सर, जैसे कि 1% कंपनी क्या है। हेलो, याद है यस सर। सबको? है तो यस यस सर, सर, याद है। वही करवा रहे थे। 1% कंपनी कौन किसको बोलते हैं, और फिर आपको अलग अलग कंपनीज किस तरह से बनाया जाता है, लाइबिलिटीज के बेसिस में, गारंटीड कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, याद होगा। ठीक है, चलो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है, उसी को लेके आगे का चर्चा बढ़ाता हूँ। ओके, तो प्राइवेट कंपनी, अच्छा, इन आवर लास्ट क्लास वी आर डिस्कस रिगार्डिंग ओपीसी। ओपीसी में बात हुआ था, मैं एक बार एक छोटा सा पॉइंट एक बार रिकॉल कराऊंगा आप लोगों को। ये जो बेसिस हो रहा है, मतलब जिस बेसिस में हम लोग कंपनी लॉ को, कंपनीज को मतलब बाइफर्केशंस कर रहे हैं, इसके पीछे बेसिस क्या है। तो उस बेसिस के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट बेसिस क्या था सर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, याद है सर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लाइबिलिटी, लिमिटेड तो लाइबिलिटी, अनलिमिटेड। यस, वेरी गुड सर। बेसिस ऑफ लायबिलिटी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का एक कॉन्सेप्ट था, एंड आफ्टर दैट कंपनी अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। कुछ केस भी पड़े थे, जैसे कि नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सूरज मालो का केस एक था, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ठीक है, जो मेंबर्स की बात कर रहे थे, दैट इज 1% कंपनी कौन है, ठीक है। 1% कंपनी में हम लोग बहुत सारा बातें किया सर। अच्छा, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है मेरे बात को सुनने में, या फिर मुझे बोलने में ही दिक्कत हो रहा है? ना सर, सुनते पाচ্ছি। हाँ सर, ठीक है। आप लोगों को दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब दिक्कत जितना हो रहा है मुझे ही हो रहा है, ठीक है, नो इश्यू सर, कोई बात नहीं। अच्छा, आज प्राइवेट कंपनी करना है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, इसका कौन सा सेक्शंस में कहा गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से सेक्शंस में कंपनी लॉ के बारे में बोला गया है, यही सारा। तो ऐसे तो आप लोग बचपन में भी मे बी अगर अकाउंट्स करने के टाइम पे भी आप लोग थोड़ा बहुत या बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने के टाइम पे भी ना, ये सब चीज़ बचपन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है कि व्हाट इज़ प्राइवेट कंपनी। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स बात होगा सर, थोड़ा डिटेल्स ज़रूर होगा, बिकॉज कंपनी लॉ है तो थोड़ा डिटेल्स तो होना ही चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कहता है सर, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए ना आपको एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का ज़रूरत है, ठीक है, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब सर दो तरह का होता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, मैं आपको बोला था, और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं। सर इसमें से आर्टिकल किसको बोल रहे हैं सर, आर्टिकल AOA को बोलते हैं, है ना। आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर मैंने अभी भी आपको MOA AOA का डिविजन मतलब डिफरेंस डिटेल्स में नहीं बताया, बट फिर भी पूछना चाहूँगा, एक हल्का डिफरेंस में बताया था लास्ट क्लास में, MOA और AOA में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस बताओ, बाकी डिटेल्स चर्चा बाद में होगा। স্যার একটা কনস্টিটিউশন আর একটা রুল বুক। थैंक यू सर। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सर, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड AOA इज रूल बुक। थैंक यू था। तो AOA जो है सर वो रूल बुक है, मतलब इसमें बस इतना लिखा रहता है कि जो भी करंट रूल है कंपनी का, करंट रूल चेंज हो सकता है, रूल में चेंजेस आ सकता है, डिपेंड करेगा, उसके लिए रिजोल्यूशंस पास करना होता है, वो सब आगे चर्चा होगा कि कैसे रिजोल्यूशंस पास होते हैं, मीटिंग में रिजोल्यूशंस होते हैं, कितना तरह का मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, स्पेशल मीटिंग होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होते हैं। आई विल डिस्कस इन द लेटर स्टेज ऑफ द कंपनीज एक्ट क्लासेस, बट करेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड सर, ये AOA एंड MOA का एक बेसिक डिफरेंस जान लो। जब भी बोले आपको मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव के बारे में मेनली लिखा रहता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, दैट मीन्स दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंपनी। एंड AOA मीन्स कंपनी का रूल बुक, जिसमें कहा गया है कि कंपनी को कैसे परफॉर्म करना है,
डे टू डे वर्क में कैसे किस तरह से करना चाहिए, अगर कुछ परिवर्तन करना है मतलब इफ दे वांट टू चेंज एनीथिंग देन उसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है, तो वही वाला एवरीथिंग वर्क जो है वो एओए में डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में डिटेल्स चर्चा होगा सर, एमओए एंड एओए में डिटेल्स चर्चा होगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो करंट डेफिनेशंस पढ़ते वक्त आ रहा है ना सर बीच बीच में, तो इसलिए मैं सोचा कि एक बार आपको थोड़ा सा याद करा दूं। Okay, so private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and reached by its article, restrict the right to transfer its shares. सर पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, प्राइवेट कंपनी में restrict the right to transfer its shares, अपने शेयर्स को ये इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकता। सर कोई एग्जांपल बता सकते हो कि क्यों ऐसा है? restrict the right to transfer its shares, anyone? प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर में रिस्ट्रिक्शंस है, क्यों? सर लिमिटेड मेंबर ऑनरशिप, हाँ लिमिटेड मेंबर हो तो ऑनरशिप, लिमिटेड मेंबर होता है। वेरी गुड विश्वजीत तनिंकी, मिनिमम मेंबर 2 होता है और मैक्सिमम मेंबर 200 होता है ना? तो जो भी शेयर का ट्रांसफर होगा ना सर, ये 2 से 200 के बीच में ही होगा। जो भी शेयर का ट्रांसफर होगा वो 2 से 200 के बीच में ही होगा, इसके बाहर किसी के पास शेयर का ट्रांसफर नहीं हो सकता। जो पब्लिक कंपनी में इसका पूरा का पूरा उल्टा होता है, बिकॉज पब्लिक कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 7, इन पब्लिक कंपनी इट्स अ मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम, कौन बताएगा मैक्सिमम कितना है सर पब्लिक कंपनी में? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, वेरी गुड सर। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड तक है। तो इसके लिए क्या होता है, क्योंकि अनलिमिटेड तक का होता है तो शेयर ट्रांसफर जो है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस आप लगा नहीं सकते। शेयर ट्रांसफर में आप किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगा नहीं सकते, तो वो अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड मेंबर है उसका, मतलब करोड़ों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, मेंबर में रेस्ट्रिक्शंस है तो ट्रांसफर में भी रेस्ट्रिक्शंस रहता है। मतलब जो भी ट्रांसफर वगैरह होगा ये 2 से लेके 200 के बीच में ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कुछ भी बड़ा कंपनीज का नाम मैं आपके सामने ले सकता हूँ। एक बड़ा कंपनी मार्केट में चल रहा है अभी, जिसके बारे में आप सब कोई जानते हो, बट प्राइवेट है, बिग कंपनी बट अ प्राइवेट कंपनी। एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो बिग कंपनी, इवन पेटीएम ऑल्सो, फ्लिपकार्ट। ओके चलो फ्लिपकार्ट, गणेश आटा, हाँ गणेश आटा, वेरी गुड, तो वेरी गुड एग्जाम्पल, गणेश आटा, वेरी गुड। चलो गणेश आटा, ये भी एक अच्छा कंपनी, बहुत बड़ा मतलब प्राइवेट लेवल में बहुत अच्छा जगह बना के रखे हैं। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या लिखा है सर फ्लिपकार्ट में? हेलो, प्राइवेट लिखा है ना सर? ठीक है, अच्छा सब्सिडियरी भी लिखा है, मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। प्राइवेट है, सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी का चर्चा आगे होगा। ठीक है, करेंटली नहीं, बिकॉज वो आगे का चर्चा है, व्हाट इज सब्सिडियरी, उसका डिटेल्स चर्चा करेंगे आज। बट मैं आपको अभी बताना चाह रहा कि प्राइवेट कंपनीज बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट है तो छोटा ही रहेगा, दैट्स डिपेंड। ओके दैट्स डिपेंड। अच्छा ये विश्वजीत ने गणेश आटा के बारे में बताया, गणेश आटा, देखते हैं सर क्या नाम पे है गणेश आटा कंपनी। गणेश, इसका विकी पेज है क्या? ये कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस देता है, जानते हो? गणेश आटा कंपनी नेम, क्या नाम में है ये इसका बिजनेस? ब्रिजमोहन मियामी 1932 incorporated as a company in March 2000. The company manufactures atta, besan, maida, sattu, suji, dalia, especially in eastern India, especially in eastern parts of India. गणेश आटा का बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। इवन अ पर्सन कैन इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज थ्रू प्राइवेट इक्विटी, मतलब म्यूचुअल फंड्स में बड़े बड़े जो लोग स्टॉक मार्केट में क्लास करते हो उनको मैंने एक बताया था, अगर जो करते हो उनको शायद पता होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ। तो इस तरह का कंपनी ना बहुत हाई फाई रिटर्न दे सकता है, बट इन पे आप स्टॉक मार्केट जैसे लिस्टेड कंपनीज होते हैं उस तरह का इसमें आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट दे ऑल्सो कैन गिव यू अ बिग रिटर्न। ओके, गणेश जैसे कंपनीज जैसे हैं, फ्लिपकार्ट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो बट नॉट डायरेक्टली, थ्रू सम कंपनीज एंड प्राइवेट इक्विटी फार्म्स। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कि वो थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है, कभी डिस्कस करूंगा। ठीक है,
ये सब नॉर्मली लॉ के क्लास में करना मुश्किल हो जाता है, तो वो स्टॉक मार्केट में ही पॉसिबल होता है कि भाई कौन किस तरह से किस में इन्वेस्ट कर सकता है, या इन्वेस्टमेंट का बात जब आ जाता है। ओके, बट आइडिया आपको मिल रहा है कि यस वी कैन इन्वेस्ट इन फ्लिपकार्ट, वी ऑल्सो कैन इन्वेस्ट इन गणेश आटा टाइप ऑफ कंपनीज जो हाईली रिटर्नेबल कंपनीज है। ओके, तो पॉइंट क्या है, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, जो भी होगा अपने मेंबर्स के बीच में रहेगा। जैसे मैं आपको फ्लिपकार्ट दिखा रहा था, तो फ्लिपकार्ट में आपको एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया। फ्लिपकार्ट में आपको मैं कुछ मेंबर्स दिखाता हूँ, मतलब जो लोग फ्लिपकार्ट में अच्छा खासा मेंबरशिप लेके रखा है। फ्लिपकार्ट का मेंबरशिप को अगर अब देखें तो वॉलमार्ट का मेंबरशिप कितना कितना परसेंटेज का है सर, बताओ था थोड़ा सा, देख रहे हो आप लोग शायद। 81.3। 81.3 वॉलमार्ट के अंदर है। हाँ सर, फ्लिपकार्ट ये वॉलमार्ट का है, फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का है। फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट अमेरिका का एक बहुत बड़ा जायंट कंपनी है, ठीक है, इट्स अ बिग कंपनी, मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ दी बिग कंपनीज में से एक है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कोई छोटा मोटा नहीं है, अमेरिकन मल्टीनेशनल लिटिल कॉर्पोरेशंस दैट ऑपरेट्स अ चेन ऑफ हाइपर मार्केट। ये जो बिग बाजार So Walmart is the CEO or richest woman in the world. यस सर, सर रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, बिग कंपनी। इवन आपको एक छोटा सा चीज़ दिखाने से आप समझ सकते हो कि वॉलमार्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला कंपनी है। इसका अगर डेटा मुझे यहाँ पर मिल सकता है, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, वॉलमार्ट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू। इसका जो रेवेन्यू है सर, सेल का जो एरिया है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, आपको बता दो, ठीक है। 514.405 बिलियन अकॉर्डिंग टू फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट इन 2019। अच्छा, और भी कुछ है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, मुझे आपको बताना चाहिए। इसका टोटल कितना लोग इस पर काम करते हैं अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखो 1.5 मिलियन, 7 लाख इंटरनेशनल कंपनी है, 7 लाख लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस में इसका भी एक डेटा दिखाऊंगा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाले कंपनीज में से ये एक है सर, जिसमें इंडियन रेलवे भी एक है, बट वॉलमार्ट प्राइवेट लेवल में, मतलब ऑब्वियसली प्राइवेट ओनरशिप में ही तो कंपनी बिल्ड हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट इशू कि वो बाद में पब्लिक लिस्टेड हुआ है, ठीक है। मतलब इस तरह का बहुत सारे कंपनीज है, जैसे वॉलमार्ट लिस्टेड है सर, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज है, नॉट अ प्राइवेट, हाँ इट्स अ पब्लिक। देखो लिखा है ना पब्लिक, लिखा है सर, पब्लिक का मतलब सरकारी नहीं, सर ट्रेडेड कंपनी, मतलब इनका शेयर्स कोई भी ले सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस थोड़ा सा समझ आ रहा है, आगे आगे तो लॉ रिलेटेड चर्चा होगा, बट ये पब्लिक है बट नॉट इन इंडिया, ओके, नॉट इन इंडिया, इट्स पब्लिक इन यूएसए, ओके। यू कैन इन्वेस्ट बट नॉट डायरेक्टली, बट थ्रू अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वही अलग तरीका होता है, ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के इशू पे बार बार इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये सब नॉलेज होना चाहिए, एक फिनांस के स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को जानना चाहिए। ओके, तो फिर फ्लिपकार्ट के देखा सर, फ्लिपकार्ट में 81.3%, जिसको देख के जियाउल ने बोल दिया कि ये वॉलमार्ट का कंपनी है। यस सर, दिस इज ए वॉलमार्ट कंपनी बेसिकली। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट पे 81.3% शेयर होल्ड करके रखा है, ठीक है। ये रिसेंटली हुआ, 2018-19 में ही हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट। इससे पहले जापान का एक सॉफ्ट बैंक बोल के था, वो कंपनी था, तो सॉफ्ट बैंक ना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा था। सॉफ्ट बैंक भी बहुत बड़ा कंपनी है, वो छोड़ के गया और वॉलमार्ट खरीद लिया। टाइगर मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी बिजनेस है। ये क्या होता है मैं आपको कभी बताऊंगा। प्राइवेट इक्विटी बस इतना समझ लो, नॉर्मली आई डिस्कस इन डिटेल्स इन स्टॉक मार्केट, बट प्राइवेट इक्विटी इतना होता है कि जो लोग एफडीआई के तौर पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कोई भी कंपनी, मतलब जैसे कि करेंटली इंडिया में रिटेल सेक्टर्स में एफडीआई इज फुल्ली अलाउड, ओके। तो क्योंकि एफडीआई अलाउड है, और ऐसा नहीं कि एफडीआई होने से ही रहेगा, इंडिया के अंदर भी कोई कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं, मतलब मैं प्राइवेटली कंपनी के शेयर्स का मालिक बन सकता हूँ, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी। दे आर नॉर्मली अ लार्ज इन्वेस्टमेंट कंपनी, लार्ज मतलब 1000 करोड़, 500 करोड़, मोर देन 1000 करोड़, इतने का इन्वेस्टमेंट हो सकता है सर। माइक्रोसॉफ्ट का भी इन्वेस्टमेंट है 1.3, एसएल बोल के कंपनी है, इसका भी इन्वेस्टमेंट है 1.1%। बट इनका जो फाउंडर्स है सचिन एंड बिनी, ये लोग भी अभी शेयर होल्ड करके रखा है, बट इनका शेयर होल्डिंग काफ़ी उतना नहीं है, बट फिर भी दे आर फाउंडर, ओके। सचिन बंसल, बिनी बंसल, दे आर बोथ आर आईआईटीएंस, दे आर फ्रेंड नॉट ब्रदर्स, ओके। अमेजन में एज ए टेक्निकल काम करते थे, फिर फ्लिपकार्ट बनाया, ठीक है, और आज देखो सर बहुत रिचेस्ट बन गए। चलो, लेकिन बिजनेस का दम होना चाहिए, ओके। स्टील प्राइवेट अभी भी ये ग्लोबल लेवल पे नहीं पहुंचा, ओके, मतलब ग्लोबल बोल रहे हैं, सॉरी,
पब्लिकली नहीं आया, ग्लोबल तो है, फ्लिपकार्ट इज ए ग्लोबल कंपनी बट पब्लिक नहीं आया। ओके तो इनके बीच में जो भी शेयर्स का ट्रांसफर होगा वो उन्हीं के बीच में रहेगा। आपको जो वॉलमार्ट का मैंने लिस्ट दिखाया था, मेन जो शेयर होल्डिंग है, अगर वॉलमार्ट को शेयर को इधर उधर करना है कि कौन शेयर लेगा और कौन किसको शेयर दे देगा, वो जो भी होगा उन्हीं के बीच में रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। मतलब वॉलमार्ट, टाइगर कैपिटल, देखिए ना सर, हेलो, मतलब इन्हीं के बीच में शेयर का ट्रांसफर वगैरह चलता रहेगा, पब्लिक नहीं आ सकता बीच में। क्लियर, पॉइंट क्लियर ना सर? यस सर। Yes, sir. রেস্ট্রিক্ট দি আচ্ছা স্যার, রাইট টু, হ্যাঁ বলো বলো। ওয়ালমার্ট হচ্ছে গিয়ে পাবলিক কোম্পানি, যার সাবসিডিয়ারি ফ্লিপকার্ট একটা প্রাইভেট কোম্পানি, তাই তো? हाँ obviously Walmart is a public company but not in India. Okay, Walmart is a public company in USA, not in India. And Walmart का सब्सिडियरी है फ्लिपकार्ट, जो एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, जो इंडिया में प्राइवेट है, इसका टाइप प्राइवेट है। ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हुआ है सर, ठीक है। आफ्टर 1991 जब इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल किया गया, आई होप ये इकोनॉमिक्स में आप लोग सभी को ही पढ़े हो, है ना, इन इकोनॉमिक्स आई थिंक यू ऑल इसके बारे में आप लोगों ने रीड किया कि जब एलपीजी हुआ सर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम से ही इंडियन इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा सर। और वो ओपन करने के बाद मेन रीज़न यही था कि जब तक आप इकोनॉमी में मनी का फ्लो नहीं करोगे, जब तक आप इकोनॉमी को ओपन नहीं करोगे, ठीक है, तब तक क्या होगा ना, बिजनेस सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता, बिजनेस सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता। जैसे कि एक कंट्रोवर्शियल मैटर मार्केट में चल रहा है, बट आपके लिए ये एकदम कंट्रोवर्सी का मैटर नहीं है, आप बात को समझो। ये किसान बिल को लेके फार्मर्स को लेके जो एक एजिटेशन चल रहा है पंजाब बॉर्डर में, हम लोग सब कोई देख रहे हैं सर, इसमें सबका अलग अलग मुद्दा हो सकता है, बट दैट्स अ टोटली डिफरेंट इशू। आपको एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यही इसी पर्टिकुलर मुद्दे पे मुद्दा एकदम क्लियर है। मार्केट ओपन होना एलपीजी के कारण ही हुआ है, ठीक है। अब ये हर एक क्षेत्र में, मतलब जितना सारा प्रोडक्ट कमोडिटी बिजनेस का एरिया है, एलपीजी मतलब जो आपको मैं बता रहा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मतलब इसके लिए इकोनॉमिक्स में आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप लोग पढ़े हो, बट इसका यूज भी हो रहा है, हो चुका है, और आगे भी होगा, और नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट दी वर्ल्ड हो रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया अकेला कर रहा है, ये इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी का ही एक तरीका होता है सर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें देखो हर चीज़ का अच्छा बुरा होता है, ठीक है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा मेन इफेक्ट जिसमें पड़े, दैट इज द मेन थिंग, ओके, ग्लोबलाइजेशन। अब अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर कोई बोलेगा कि सर चलो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अगर ना होता तो क्या होता, 1991 में उस टाइम पे किसका सरकार था सर? यूपीए का सरकार था। मैं आपको बता के रखूं, यूपीए मतलब कांग्रेस एंड अलायंस, ओके। जो लोग पॉलिटिक्स समझते हो वो लोग समझ रहे हो, और जो नहीं समझते हो प्लीज अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कांग्रेस एंड उसका जो अलायंस पार्टी है उनका सरकार था। नरसिम्हा राव ऑन दैट टाइम कांग्रेस से ही, ठीक है, नरसिम्हा राव उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर थे, एंड जिनके अंडर पे ये वाला प्रोविजंस को अप्लाई किया गया, मतलब जिन्होंने उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर था, जानते हो सर कौन? 91 में वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किसी को आइडिया है? ऐसे तो मैं भी जन्म होके 1 साल का ही था, मुझे भी पता नहीं था, आप लोग से काफ़ी पहले आई नो, बट आई वांट टू आस्क कि किसी को पता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अरे वाह, थैंक यू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, मतलब जो मोदी जी से पहले जिन्होंने इंडिया का चीफ प्राइम मिनिस्टर का रोल निभा रहा था, ये मनमोहन सिंह ही तब थे। कांग्रेस एंड यूपीए का जो सरकार था, उन्होंने ही एलपीजी लाया, ठीक है, और पूरा भारत को ओपन करना, मतलब दे आर बाउंड, ओके सर, दे आर फोर्स। मतलब ऐसा नहीं, अगर वो लोग उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी को ओपन ना करता, अब ओपन का मतलब क्या है, एलपीजी लाने के पीछे क्या रीज़न है, आपको मैं लॉ ही बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। एक लीगल मैटर्स, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब्सिडियरी, होल्डिंग, एवरीथिंग, मतलब जैसे कि अभी आयन ने बात छेड़ा बोल के मेरे दिमाग में आया कि सर सीरियसली कि वॉलमार्ट एक पब्लिक कंपनी है जो न्यूयॉर्क में है ना, वॉलमार्ट एक कंपनी है जो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है, ठीक है। अब एलपीजी के तहत क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स का एक कंपनी जो वॉलमार्ट यहाँ पर है, जो यहाँ का पब्लिक कंपनी है, मतलब यहाँ के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी यह, और ये कंपनी इंडिया में फ्लिपकार्ट
एक प्राइवेट कंपनी है, 2010 में बना एक कंपनी है, इस कंपनी में आके इन्वेस्ट कर रहा है। और उसके कारण अब इंडिया के पास इतना बिजनेस नहीं था, ठीक है, बिकॉज हम लोग बहुत देर तक कॉलोनी बन के रहे थे सर, काफ़ी दिनों तक, करीब 200 से 300 साल ब्रिटिश के अंडर पे, बिफोर दैट मुगल एरा, ठीक है, चलो मुगल एरा को छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रिटिश एरा में 300 साल हालत बहुत ख़राब हो गया था। तो ये जो 300 ईयर्स में, इन 200-300 साल में इंडिया का जो हालत पूरा का पूरी तरह से एकदम खराब। अब 300 साल का इतना बड़ा प्रॉब्लम आप 70 साल में थोड़ी ना बना लोगे यार। 70 साल तो छोड़ो, 90s के टाइम पे इंडिया का आज़ादी होके कितना साल हुआ सर 1990 में, आप ही लोग बताओ। 1990 में इंडिया का कितना साल हुआ था फ्रीडम मिलके? 50 ईयर्स? 43 ईयर्स। अब 300 साल में इंडिया ने जो हराया, जो इकोनॉमी में जो डिग्रेडेशन आया, वो 43 ईयर्स में आप कैसे कर सकते हो? अब इंडिया को डर था कि अगर सब कोई प्राइवेटाइज कर दे, एफडीआई कर दे, तो डर ये था 47 के बाद कि फॉरेन कंपनीज आके इंडिया में लूटना ना चालू कर दे, हम लोग उनके अंडर पे ना आ जाए। बट दुनिया बदल गया था, बट इंडिया थोड़ा डरा हुआ था, बिकॉज इतना दिन तक कॉलोनी बन के रखा था हम लोगों को, लूटा मारा पीटा, हमारे माँ बहनों के साथ बहुत खराब काम हुआ सर, बहुत बदतमीजी, कितने लोगों को मारा, यू कांट इमेजिन इफ यू नो अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री नहीं है सर, इट्स रियल फैक्ट, बहुत पुराना नहीं है, आज भी बहुत लोग जिंदा है उस टाइम का। तो सवाल ये था कि इंडिया को फिर से डर था, क्योंकि ब्रिटिश जो आया था ना, वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे ही इंडिया में आके बिजनेस चालू किया था। फिर वो लोग बंगाल में धीरे धीरे बंगाल में इस तरह से पूरा बंगाल को कैप्चर किया, फिर धीरे धीरे पूरा भारत को कैप्चर कर लिया, पूरा भारत मतलब इंक्लूडिंग टुडेज पाकिस्तान, इंक्लूडिंग म्यांमार एंड दीज पूरा एरिया ये लोग पूरा कैप्चर कर लिया था। अब वही डर के कारण ना इंडियंस ना इकोनॉमी को ओपन करने में डर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था, गरीबी बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था सर, मतलब करप्शन इतना ज़्यादा भर भर के हो रहा था, चोरी डकैती हर चीज़ में प्रॉब्लम बढ़ रहा था, क्योंकि मेन प्रॉब्लम लोगों के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी को किसी भी करके बचाना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ओपन कर दो इकोनॉमी। इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है, बट एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रोडक्ट बनाने का पैसा नहीं है। इंडिया वांट टू एक्सपोर्ट वॉट एवर इंडिया हैव, बट इंडिया किसी को एक्सपोर्ट करेगा, बट उसके लिए उसको भी तो किसी से कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। हेलो सर, आप कुछ बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, बट उसके लिए उसको भी तो लोगों से इंपोर्ट लेना पड़ेगा ना। तो अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं इंपोर्ट नहीं लूंगा, सिर्फ एक्सपोर्ट करूंगा, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास है ही क्या? कुछ भी तो नहीं है। इवन हम लोग खेती में भी, मतलब एग्रीकल्चर में भी हम लोग सफिशिएंट नहीं थे, जिसके थ्रू से हम लोग अपने आप को खुद को खिला पाए। यूएसए से हम लोग गेहूं लोन पे लेते थे सर, PL 480। आप लोग अगर हो सके तो कभी रीड करना PL 480, वो एक एग्रीमेंट था जिसमें यूएसए हमें गेहूं देता था, मतलब लोन पे, बहुत बड़ा लोन था सर, 95 में जाके वो लोन चुकता हुआ। आई एम नॉट जोकिंग, इफ यू नो। तो प्रॉब्लम यही था कि इंडिया के पास कुछ नहीं था। अब ऐसे हालत में अगर आप इंडियन इकोनॉमी को ओपन नहीं करोगे, और फॉरेन मनी अगर इंडिया में अगर इंक्लूड नहीं होगा, और ये चीज़ सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्री, चाइना में भी इकोनॉमी को ओपन किया इन्होंने भी अपने, लेकिन हाँ इंडिया को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा, बिकॉज इंडिया का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। अब इसीलिए धीरे धीरे आज जैसे आप देख रहे हो, वॉलमार्ट का 81% शेयर्स, अलीबाबा जो चाइना का कंपनी है इसका भी शेयर्स इंडिया में। आज इंडिया भी, आप ओयो रूम जो इंडिया का कंपनी है, जो रिसेंट लेटरमेंट में बन रहा है, ये चाइना में जाके होटल बना रहा है सर, आपको पता है? ओयो इन चाइना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में अपना ब्रांच बना के बैठे हुए हैं। आज इंडिया का कार्ड, आपको बता दूं कि जो रुपे कार्ड, सर जानते हो सर रुपे कार्ड के बारे में आप लोग? रुपे जो डेबिट कार्ड है, हेलो, यस सर। है ना, ये रुपे डेबिट कार्ड नेपाल यूज करता है, रुपे डेबिट कार्ड भूटान यूज करता है, मतलब दे बाय दी लाइसेंस ऑफ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अस, जैसे कि हम लोग यूएस से वीजा एंड मास्टर का टेक्नोलॉजी लेते हैं ना सर। हेलो, वीजा एंड मास्टर का टेक्नोलॉजी हमारा नहीं है सर, वो यूएस का है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सब आप लोग जानते हो, दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर इकोनॉमी को ओपन ना करते तो ये जो लास्ट 30 ईयर्स में फ्रॉम 91 टू 2021, इसमें जो चेंजेस आप देख रहे हो ना, आज हमारा चीज़ भी हम फॉरेन में जाके सेल कर रहे हैं सर। आज वाव मोमो अपना मोमो का दुकान फॉरेन में बना रहे हैं। आज ICICI बैंक का ब्रांच दुनिया के हर एक कंट्रीज में है, बहुत सारा ब्रांच है। HDFC, दुनिया के अफ्रीका में जाओ, आपको अफ्रीका में HDFC बैंक दिखेगा, आई एम नॉट जोकिंग। तो ये तभी संभव हुआ अगर हम दूसरे को आने देंगे और हम भी दूसरे के पास जा पाएंगे। अब एग्जैक्टली
ये जो फार्मर्स बिल है ना सर, ये भी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए है। अब इनको दबाओ मत, फालतू में राजनीति नहीं करना है। मनमोहन सिंह खुद कहा है, आप लोगों को नहीं पता, ये सब खबर आप लोगों के पास नहीं पहुंचता है। शरद पवार फार्मर्स बिल फार्मर्स का मिनिस्टर थे कांग्रेस के टाइम पे, मतलब 2002 से लेके 2015 के बीच पे शरद पवार थे, जो आईसीसी के भी अध्यक्ष थे। आप लोग जानते हो कि नहीं, आई डोंट नो। महाराष्ट्र के बहुत फेमस एनसीपी के बहुत बड़ा लीडर है वो, ठीक है, शरद पवार। वो भी कृषि मंत्री थे। उनका एक लेटर है जिसमें वो लिखा है कि अगर इंडिया में एग्रीकल्चर को बनाना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर को ओपन करना होगा, प्राइवेटाइज करना मैंडेटरी है। इवन मनमोहन सिंह 2010 में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तभी उन्होंने लेटर लिखा सदन में कि वी हैव टू डू समथिंग विद एग्रीकल्चरल सेक्टर, अदरवाइज वी कांट मेंटेन दिस सेक्टर्स, एंड ये सेक्टर्स बहुत ज़्यादा लॉस में जाएगा और यहाँ पे जो लोग हैं इनको काम करने में दिक्कत हो जाएगा। आज वही लोग सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्प्यूट में भी, देयर में भी लिटिल बिट, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बिल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है, बट जिस तरह से इनको देश विरोधी नीति बोल रहे हैं ना सर, ये एकदम गलत है। क्योंकि इसका एक छोटा सा रीजन है, मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी का कोई नहीं हूँ, मैं कोई बीजेपी को लीड नहीं करता, आप लोग जानते हो, ठीक है। आई एम जस्ट अ टीचर। मैं आपको बस इतना समझाने का कोशिश करो, ये जो बाकी सारा चीज आप देख रहे हो ना सर, रिटेल सेक्टर्स, डिफेंस सेक्टर, ठीक है। आज इंडिया डिफेंस बनाने के लिए, आज जानते हो आप लोग कि इंडिया अफ्रीकन नेशंस को बंदूक वगैरह, आर्म्स एंड एम्यूनेशन सेल करता है? किसी को कोई आइडिया है? सीरियसली सर, इंडिया, मेड इन इंडिया जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, ये इंडिया अफ्रीकन नेशंस को सेल कर रहा है। और इंडिया अपने डिफेंस की चीज फ्रांस से ले रहा है, रशिया से ले रहा है। यू ऑल नो, सुखोई, क्या क्या है सर, आप लोग मुझे से ज्यादा जानते होंगे। क्या क्या है एयरक्राफ्ट इंडिया के पास, कोई तो नाम बताओ हमें। ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, सुखोई, कोई कोई तो इंडिया में भी बन रहा है और कोई कोई जो है हम लोग फॉरेन से लाते हैं। तो ये इकोनॉमी को जब तक आप ओपन नहीं करोगे तो कोई आपको क्यों सेल करेगा? और आप अगर उसको ओपन नहीं करोगे और आपका चीज भी वो क्यों नहीं लेगा, क्यों लेगा? तो इसके लिए यू हैव टू डू समथिंग। तो यहाँ पर तो किसानों के लिए तो फॉरेन इकोनॉमी ओपन नहीं किया गया, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को ही बोला जा रहा है ओपन करने के लिए कि अगर जरूरत पड़े तो फार्मिंग सेक्टर में प्राइवेटाइज करके फार्मर्स को ओपन कर दो यार, इनका बिजनेस को बढ़ने दो, इनका अपना दाम खुद पाने दो, जैसे कि बाकी मार्केट ओपन हुआ है। दैट इज द इकोनॉमिकल साइड, ओके, दैट इज द इकोनॉमिकल साइड। बाकी पॉलिटिकल साइड में नहीं जाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो स्पेशली ये वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट का एक एग्जांपल है, आई होप आप समझ पा रहे हो कि इसके पीछे का रीजन क्या है। फिर भी फार्मिंग सेक्टर्स में तो ऐसा नहीं बोले कि अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, उसमें तो और हल्ला बोल हो जाएगा, ठीक है। कम से कम इंडिया के अंदर तो कम से कम इंडियन सिस्टम को एक ये करने दो। 2021 चल रहा है, इसमें ये इंडिया के लिए नीड है, मतलब बिकॉज जो इतना दिन से, तो फिर 91 में भी तो कांग्रेस को इकोनॉमी ओपन नहीं करना चाहिए था, लेकिन करना पड़ा ना। तो क्या इसमें विदेशी नहीं आ गया? वॉलमार्ट तो पूरा विदेशी है, क्या लग रहा है? फ्लिपकार्ट को इंडियन लग रहा है कंपनी या विदेशी कंपनी लग रहा है? बोलो आप। पेटीएम कोई इंडियन कंपनी लग रहा है या विदेशी कंपनी लग रहा है? पेटीएम में तो करीब 50% से ज्यादा होल्डिंग अलीबाबा का है, मतलब पूरा का पूरा चाइनीज कंपनी है। लेकिन क्या वो चाइनीज कंपनी है? नहीं, दिस इज अ ग्लोबल सिस्टम, ठीक है, दिस इज अ ग्लोबल सिस्टम। अगर आज वो 81% वैल्यू लेके है ना, तो उसमें फ्लिपकार्ट भी बहुत बड़ा हुआ है। आपको एक इफेक्ट बताऊं मैं आपको, आप लोग मुझे बताओ, पहले ये जो आज कोई आप किसी को भी बेकार नहीं मिलता है आपको इकोनॉमी में, कोई ना, स्पेशली इन सिटीज, कम से कम इवन शहर में क्या, गांव में भी पहले लोग, मतलब जो यूथ था वो रॉक में बैठ के अड्डा मारता था। आज फ्लिपकार्ट के कारण कितना सारा लोगों को जॉब मिला है। थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड, कितना सारा लोग काम करते हैं फ्लिपकार्ट में, आप ही बता दो मुझे। अगर फ्लिपकार्ट, अगर ऐसा कंपनीज नहीं आएगा तो फिर इंडिया का जो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है कहाँ से दूर करोगे? जोमेटो, स्विगी जैसे कंपनीज में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भरा पड़ा है। स्विगी तो फॉरेन है ही, जोमेटो इंडिया का है, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में है। मैं कितना केस स्टडीज आपके सामने बताऊं। लेकिन आज इस कंपनीज के कारण कितना सारा लोग शहर में काम करते हैं। अब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, 8 मेट्रोज आर देयर, एंड और भी कितना सारा टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज, कितना सारा यूथ को काम मिला है। नहीं तो वो लोग क्या करता था, रॉक में बैठ के अड्डाबाजी करता था, छेड़ाछेड़ी करता था, गलत काम करता था बैठे बैठे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? जस्ट मतलब आप 15 साल पीछे का कहानी देख लो, आपके लोकल एरिया का बारासात जो एरिया है, काफी मतलब वहां पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। अभी थोड़ा बहुत पहले से काफी कम हुआ है, बिकॉज लोगों के पास काम होगा
तो फिर ऑटोमेटिकली सिचुएशंस धीरे धीरे बदलेगा। आई थिंक बदल रहा है, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, बहुत रॉन्ग तो नहीं हूँ सर, मतलब एज पर कम से कम इकोनॉमिकल कंसर्न से बात कर रहा हूँ मैं, मेरा दूसरा कोई इरादा नहीं है। बोलो सर कि मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से। प्राइवेटाइज सिस्टम्स इंडिया के लिए नीड है, कुछ कर नहीं सकते। हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सभी को पूछ रहा Yes. हूँ कि Yes, पॉइंट sir. इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से सर, कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से एकदम बात नहीं हो रहा है। कोई भी बैठे सत्ता में फुल्ली उनका लड़ाई है, वो लोग लड़ेगा, हम लोग अपने हिसाब से सोचेंगे। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, कंपनीज पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि कंपनी सिचुएशंस को आप समझो, ठीक है? ओके, चलो आगे आगे और भी बातें होंगे, और भी दिमाग ओपन हो सकता है आप लोगों का। वही तो है सब्जेक्ट का पढ़ने के पीछे, और क्या वजह है? वजह यही है सर। ओके, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। ओके, वन। हाँ, प्राइवेट कंपनी के केस में एक चीज़ याद रखिएगा सर कि एक्सेप्ट ओपीसी, ओपीसी में तो एक बंदा ही कंपनी का ओनर बनता है, बट इन केस ऑफ एक्सेप्ट ओपीसी हर केस में नंबर आपका मैक्सिमम 200 तक जा सकता है, बट ओपीसी में 200 नहीं हो सकता। बट ओपीसी इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, हाँ याद रखिएगा, मैंने लास्ट दिन भी बताया था आपको, ओपीसी इज ऑल्सो है टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। ओके, provided that where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, then shall for the purpose for this clause be treated as a single member. Provided further that persons who are in the employment of the company and who are in the employment in the company, b persons who have been formally in the employment of the company were members of the company while in the employment in that employment and have continued to be members after the employment ceased। मतलब क्या कहते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा, हाँ ये जो पॉइंट है, प्रोवाइडेड देयर आर 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। अगर कोई दो मेंबर मिलके कंपनी का शेयर ज्वाइंटली होल्ड करता है, ठीक जिस तरह से ज्वाइंट बैंक अकाउंट होता है। सर आप लोग कंपनी का शेयर ज्वाइंटली होल्ड होता है कि नहीं, इसमें शायद आपको लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, बट ज्वाइंट अकाउंट होता है बैंक का। हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, होता है ना? sir. तो जॉइंट अकाउंट में वो दोनों अकाउंट के मेंबर होते हैं, है ना? लेकिन इन केस ऑफ शेयर्स, शेयर्स के बारे में क्या बोल रहे हैं सर, अगर प्राइवेट कंपनी में 2 or more persons होल्ड 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member, provided further that person who are in the employment of the company, अगर उसी कंपनी में वो एम्प्लॉयड है, एंड persons who having been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased। मतलब जब वो काम करता था तब भी कंपनी का मेंबर था, काम करने के बाद भी वो कंपनी का मेंबर बने हुए हैं, ऐसा भी सिचुएशंस हो सकता है। शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी नंबर ऑफ मेंबर्स। अब मतलब जिनका एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मेंबर था, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया तो मेंबरशिप नहीं रहेगा, इन दैट केस उनका मेंबरशिप माना नहीं जाएगा। शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है? तो इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एंड प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, ठीक है? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं सर, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स। ओके, मतलब जो प्राइवेट कंपनी होगा ना सर, वो किसी भी पब्लिक का शेयर्स, पब्लिक को शेयर्स के लिए इन्वाइट नहीं कर सकता, किसी भी पब्लिक को शेयर्स के लिए इन्वाइट नहीं कर सकता। जैसे कि फ्लिपकार्ट के बारे में जो बात हो रहा था, फ्लिपकार्ट को कभी भी मतलब शेयर्स के लिए पब्लिक को नहीं बोल सकता, बिकॉज वो पब्लिक लिस्टेड नहीं है। पेटीएम नहीं बोल सकता। बट जैसे कि मैं अगर आपको कुछ अच्छा कंपनी के बारे में बताऊं, लाइक ऐसे रिलायंस तो ऑब्वियसली है, रिलायंस तो है, रिलायंस पब्लिक कंपनी है सर, है ना? रिलायंस एज ए पब्लिक कंपनी, तो ये ऑब्वियसली पब्लिक से पैसा मांग सकता है। एकदम लिखा रहेगा सर, क्या लिखा है सर रिलायंस में, टाइप में क्या लिखा है, देख पा रहे हो सर? ऐसे प्राइवेट कंट्रोल जरूर है, पब्लिक देख रहे हो ना, पब्लिक है, तो इसका मतलब ये पब्लिक का शेयर से बिजनेस कर सकता है और करेगा, करता भी है, ठीक है? मतलब ये पब्लिक को पैसे के लिए बोल सकते हैं। हम लोग जैसे लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग अगर आज नहीं करते तो कल कर सकते हो। तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जो करते हो ना, जैसे अगर आपके पास रिलायंस का शेयर है तो आप रिलायंस का क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर या फिर मेंबर बन जाओगे। बेसिक पॉइंट है सर, आप रिलायंस का मेंबर बन जाओगे, यही मेंबरशिप का पॉइंट चल रहा है। जैसे ही आप रिलायंस का एक शेयर 2040 में खरीदोगे ना,
अभी रिलायंस का शेयर क्या चल रहा है 2040, तो अगर आप एक शेयर पर शेयर 2040, तो अगर 1 शेयर आप आज बाई करते हो रिलायंस का, तो आप रिलायंस का एक शेयर का मालिक हो, रिलायंस का एक शेयर का मालिक हो जिसका वैल्यू है 2040। बात कुछ समझ में आया? अब सर क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं? सिंपल रीजन है सर, बहुत सिंपल रीजन है। मैं आपको एक छोटा सा एरिया दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लास्ट 1 साल का ही डेटा देखो आप, ठीक है, अगर आप रिलायंस में 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होते, ठीक है, अगर आपके पास रिलायंस में इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले आपने इस डिसीजंस को लेते, तो आप कितने में शेयर खरीदते सर? 1500 में। तो हाईएस्ट बीच में गया था सर रिलायंस का जो शेयर है करीब 2300 के आसपास, मुझे थोड़ा सा यहाँ 2300, ठीक है, तो आप मैक्सिमम 2300 तक, मतलब करीब 700 रुपीज पर शेयर विद इन 6 मंथ्स में ये रिटर्न क्रिएट किया था। 6 मंथ में 700 पर शेयर, तो आप पर शेयर में 700 रुपया गेन किए होते। अगर आप अभी भी होल्ड करके हो तो फिर आप पर शेयर्स में करीब 500 के हो, मतलब गेन करके आप शेयर्स होल्ड करके रखे हो अपने पास, ठीक है। तो इसीलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना सर इन्वेस्ट क्यों करना है? मे भी आपके मन में सवाल आ सकता है, सर इन्वेस्ट करे तो क्यों करें? सर गेन होता है ना, वैल्यू क्रिएट होता है, वेल्थ क्रिएट होता है, ठीक है, तो गेन होगा, वैल्यू क्रिएट होगा, वेल्थ क्रिएट होगा, दैट इज वाई लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। ओके और जैसे ही कोई शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। बट क्या आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो? हेलो, नो सर, नहीं डायरेक्टली हाँ बोलो, डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप प्राइवेट, हाँ मतलब वही बात, अगर कोई आप प्राइवेट इक्विटी फार्म हो या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी का ओनर हो या फिर प्राइवेट कंपनी का मेंबर हो तो कर सकते हो, लेकिन एज ए पब्लिक अगर आप उस कंपनी का आप कोई नहीं लगते तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट आप अगर आप रिलायंस का कोई भी नहीं लगते फिर भी आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज दीज आर ओपन टू द पब्लिक, these companies are open to the public and these companies do their business with public's money and that is the reason they are called public company। जो पब्लिक के पैसे से बिजनेस करता है, अगर 5 रुपया भी लेता है ना पब्लिक से तो भी पब्लिक कंपनी कहलाएगा। अगर 5 टाका भी लेता है, बात समझ रहे हो ना सर, इफ दे टेक 5 रुपीज फ्रॉम पब्लिक देन ऑल्सो दे आर कॉल्ड पब्लिक कंपनी, ठीक है। 1 टाका लेगा भी तो भी हो जाएगा। ओके तो पब्लिक एंड प्राइवेट में ये सबसे बड़ा फर्क है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोलता है सर प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता शेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक कुछ बातें हैं जो आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा कंपनीज लॉ में, तो समझते हुए चलो। अच्छा, प्राइवेट कंपनी का कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स फटाफट देख लो। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, ओके, मिनिमम नंबर 2, एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनीज एंड ओपीसी, तो फिर मिनिमम 1, मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो सकता है? 200, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स एंड एर्स्टवाइल एम्प्लॉय कम मेंबर। ओके, एक्सक्लूडिंग समझ में आना ना, प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर उनको छोड़ना पड़ेगा, अगर वो एम्प्लॉय भी है मेंबर भी है देन उसको छोड़ो। अगर 200 में से जो है 200 का काउंटिंग में अगर कोई एम्प्लॉय का मेंबर है तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एंड एर्स्टवाइल एम्प्लॉय कम मेंबर, एम्प्लॉय कम मेंबर एंड एम्प्लॉय कम मेंबर, मतलब वो जब उसका सीज हो जाए ना, मतलब जब उसका एम्प्लॉयमेंट चला जाए तो उनको भी तभी भी उसको हटाना चाहिए। मतलब एम्प्लॉय कम मेंबर को छोड़ के 200 होना चाहिए, ठीक है, उनको एक्सक्लूड करके। ओके अच्छा, राइट टू ट्रांसफर, राइट टू ट्रांसफर शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, राइट टू ट्रांसफर शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, ये तो आपने पहले ही देख लिया। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी पहले ही देख लिया। स्मॉल कंपनी नॉर्मली इज ए प्राइवेट कंपनी, कभी भी कोई लार्ज कंपनी प्राइवेट हो सकता है बट स्मॉल कंपनी अगर कभी भी आपको दिख जाए वो कंपनी स्मॉल है। आप कब पता चलेगा कि कंपनी स्मॉल है? आगे देखो, हाँ, स्मॉल कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज ए प्राइवेट कंपनी, अगर आपको ओपीसी बनाना है तो आप कभी भी उसको पब्लिक नहीं बना सकते, वो प्राइवेट ही होता है। तो दीज आर दी फेमस एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड आल्सो केस स्टडीज क्वेश्चंस इन एमसीक्यू एज वेल एज केस स्टडीज। जैसे चार्टर्ड में केस स्टडीज पूछते हैं तो इंपॉर्टेंट, एंड बाकी जैसे सीएस में इवन बहुत सारे अपना इंटरमीडिएट लेवल में भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इन एवरी केसेस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, तो ध्यान रखिएगा। ओके अच्छा, स्मॉल कंपनी क्या होता है? स्मॉल कंपनी, ध्यान से सुनिए, हाँ, स्मॉल कंपनी क्या है? स्मॉल कंपनी given under section 2 subsection 85 of the Companies Act 2013 which means company other than a public company। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में बताते हैं। सर सेक्शन याद रखना जरूरी है? यस, यू हैव टू।
ओके सेक्शन याद रखना जरूरी है, बिकॉज आप लोग कोई आम बंदा नहीं बन रहे हो सर, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग कोई चार्टर्ड बन रहे हो, कोई सीएस बन रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए सेक्शंस याद रखना जरूरी है। आप लोग अगर नॉर्मल पढ़ाई वाले कोई होते कि यार चलो यार कैसे भी करके बीकॉम कर लेते हैं, तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भूल भी जाओगे फर्क नहीं पड़ता, पास हो जाओगे। बट यहाँ पर आप प्रोफेशनल बन रहे हो भाई, तो फिर प्रोफेशनल्स का कुछ तो इज्जत आपको भी रखना पड़ेगा, तो इसलिए याद भी रखना पड़ेगा। ओके, तो स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 which means company other than a public company. Paid up share capital of which does not exceed 50 lakh. Paid up share capital of which does not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed. तो 50 लाख को याद रखिए सर, 50 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए, which shall not be more than 10 crore rupees. और सर सच हायर अमाउंट में जो बोला ना, ऐसे तो 50 लाख का प्रोविजन नॉर्मली प्रावधान है, लेकिन बात क्या है कि मैक्सिमम 10 करोड़ तक हो सकता है पेड अप शेयर कैपिटल, तो उसको हम स्मॉल कंपनी कहेंगे। टर्नओवर का अगर बात करें, ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का बिल्डअप होता है ना सर बिजनेस का, तो टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। जैसे मानो कि अभी पीएल अगर तुम 31 मार्च 2020 का बनाए हो, ठीक है, अभी तो 31 मार्च 2020 खत्म होने को है ना सर, तो ऑलरेडी बहुत लोग बना लिया है सर पीएल, क्योंकि मार्च तो बस आ ही गया, कुछ दिन बाद मार्च आ जाएगा, एक महीना और हार्डली, तो पीएल 31 मार्च 2020 का तो बन जाएगा। लेकिन सर क्या बता रहे हैं, टर्नओवर ऑफ व्हिच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब इस ईयर के बारे में बोल रहे हैं, इसमें 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब नॉट मोर देन 100 करोड़। 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, बट नॉर्मली 2 करोड़ का हिसाब होता है। 2 करोड़ से ज़्यादा नॉर्मली नहीं होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अगर मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है, 100 करोड़ तक जाएगा, तो उसको स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है सर कि टर्नओवर कब 100 करोड़ में पहुंचाया जाए, दैट्स वो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, असेसमेंट अथॉरिटी डिसाइड करते हैं, बट एक मैक्सिमम लिमिटेशंस है ना, सीलिंग लिमिट। ऐसे तो 2 करोड़ तक का हिसाब होने से स्मॉल कंपनी है, बट अगर 100 करोड़ तक भी जाए तो देखना पड़ेगा सिचुएशंस वाइज, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड इसलिए वर्ड में बार बार बोला है सर, प्रेस्क्राइब। एक्सेप्शंस में अगर मैं बात करूं, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। मतलब स्मॉल कंपनी का जो प्रोविजंस है ये होल्डिंग एंड सब्सिडियरी में अप्लाई नहीं होता। जैसे अभी कुछ देर पहले आप लोगों को मैंने एक होल्डिंग और सब्सिडियरी के बारे में बात किया, जैसे वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट। हेलो सर, सही है ना? अभी 2 मिनट पहले आपने एक कंपनी के बारे में देखा ना, वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट, देखा कि नहीं यस देखा? सर। यस सर। तो इसमें सर होल्डिंग कौन है और सब्सिडियरी कौन है? होल्डिंग वॉलमार्ट, सब्सिडियरी फ्लिपकार्ट। वॉलमार्ट होल्डिंग, फ्लिपकार्ट सब्सिडियरी। फ्लिपकार्ट सब्सिडियरी, ठीक है। तो बेसिक बात है ये है कि हो सकता है, से फॉर एग्जांपल कि फ्लिपकार्ट एक स्मॉल कंपनी है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली है नहीं। बट अगर मैं 2 मिनट के लिए मान लो कि फ्लिपकार्ट एक स्मॉल कंपनी है, लेकिन अगर उसका होल्डिंग जो वॉलमार्ट, वो अगर एक लार्ज कंपनी है, वो अगर एक लार्ज कंपनी है, तो फिर लार्ज कंपनी का होल्डिंग, लार्ज कंपनी का सब्सिडियरी कितना भी स्मॉल बने, उसको स्मॉल नहीं कह सकते सर। बात समझ में आया? लार्ज कंपनी का सब्सिडियरी कितना भी स्मॉल बने, उसको स्मॉल नहीं कहेंगे। हेलो, यस सर। समझ में आया ना? मतलब बेसिक बातें ही है कि सिंपल, जैसे अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे मानो कि एक फैमिली का एक लड़का है, ठीक है, एक फैमिली का एक लड़का है, लड़का जो है सर वो अपने पैरों में खड़ा हो रहा है, ठीक है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है। पापा जो है उसका ऐसा एक बंदा है सर, जो सीरियसली, ऐसा बहुत सारे लोग होंगे, बट फेमस बिजनेसमैन की बच्चा है, ठीक है, बट वो अपने पैरों में कुछ करना चाहता है। फादर एक बिजनेस टाइकून है, ठीक है, फादर बिजनेस टाइकून, और जो सन है वो अभी लड़खड़ा रहा है, अपने पैरों में खड़ा होना चाहता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, बट पोर है, ओके, बट पोर है। उसका करंट फाइनेंशियल कंडीशन, मैच्योर लड़का है, मैच्योर है, मतलब 18 प्लस है, ओके, 18 प्लस है, तो इसका इंडिविजुअलिटी तो आ गया, सन का इंडिविजुअलिटी आ गया, मैच्योर है, सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, बट पोर है, लेकिन पापा रिच है,
तो अब सवाल है सर, रिच पापा का बेटा को पोर बोल सकते हैं या रिच ही बोलना पड़ेगा? रिच। बेटा जो है वो ऑब्वियसली रिच बोलेंगे। बेटा जो है सर वो पापा से कुछ नहीं लेता, ठीक है, पापा के संग रहता भी नहीं है, अपना ही रहता है, चाली में रहते हैं या फिर बहुत ही मतलब जैसे एक इंसान अपने स्ट्रगल ईयर में चलते हैं सर, स्ट्रगल टाइम पे जब ऐसे एक इंसान जब चलते हैं उसका फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी वीक है, फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है कि चलो भाई आप कितना भी गरीब रहो या जो भी सिचुएशंस हो, अगर आपका पापा रिच है तो फिर आप भी रिच हो। समझ में आया सर कि होल्डिंग का सब्सिडियरी कितना भी स्मॉल दिखाए सिचुएशंस वाइज, बट एज पर दी रूल्स उनको स्मॉल नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर पापा होल्डिंग है और बेटा क्या है सर? होल्डिंग सब्सिडियरी को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स नॉर्मल याद रखने के लिए, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, पापा कंपनी एंड बेटा कंपनी, याद रहेगा सर, पापा कंपनी बेटा कंपनी। यस सर। ओके, अच्छा, और कुछ पॉइंट भी याद रख लो, जैसे कि एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 अगर है, सेक्शन 8 कंपनीज मतलब एनीवन कोई बताओगे? सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? एनपीओ सर। एनपीओ सर, वेरी गुड। जो एनपीओ होते हैं सर, जो एनजीओ होते हैं, ठीक है, मतलब जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी आप बोल सकते हो, चैरिटेबल कंपनी मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी अकाउंट्स होता है ना सर, इसका भी अकाउंट्स करते होंगे आप लोग। तो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 अगर है तो वो कितना भी बोलने का कोशिश करे वो स्मॉल कंपनी में नहीं आएगा, ठीक है, तो एनपीओ कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, याद रखिएगा। एक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाई एनी स्पेशल एक्ट, अगर कोई कंपनी किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू से आया है तो उसको स्मॉल नहीं बोल सकते। अच्छा, स्मॉल कंपनी का सिग्निफिकेंट पॉइंट्स फटाफट, प्राइवेट होगा, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख, टर्नओवर नॉट मोर देन 2 करोड़, इन एक्सेप्शन सिचुएशंस 2 करोड़ 100 करोड़ तक जा सकता है, 50 लाख जो है उसका भी एक लिमिटेशंस बांधा है। कितना लिमिटेशन दिया था सर 50 लाख को, कितना तक जा सकता है बोलो? इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कितना प्रेस्क्राइब किया है पेड अप कैपिटल? 10 करोड़। 10 करोड़, वेरी गुड सर। सर अच्छा, अभी जो पेड अप कैपिटल है हाँ स्मॉल कंपनी का, उसका 20 लाख कर दिया है ना? हाँ, रिसेंटली कुछ चेंजेस आया है बट वो चेंजेस अभी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ठीक है, जब अप्लाई हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो कुछ चेंजेस आया है सर, एमएसएमई में कुछ चेंजेस आया है, आई विल डिस्कस, देख लेंगे कि इंस्टीट्यूशंस कुछ अमेंडमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पहले एप्लीकेबल होने दो। लेकिन फिलहाल यही वाला है, ये भी रिसेंट ही है, लास्ट ईयर का ही डेटा चल रही है सब, अब आगे अगर कुछ चेंजेस करता है तो फिर इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट देगा तो मैं उसी के हिसाब से आपको चेंजेस करने को बोल दूंगा। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी शुड नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं होगा। पब्लिक कंपनी मीन्स, अच्छा अभी आ जाएंगे सर पब्लिक कंपनी में, ऐसे तो हम लोग प्राइवेट के साथ साथ कॉन्करेंटली पब्लिक को पढ़ रहे थे, बट फिर भी पब्लिक का डेफिनेशंस तो नहीं पढ़े ना सर, ठीक है, तो पब्लिक का डेफिनेशंस पढ़ लो। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक हो सकता है, एंड हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, provided that a company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continue to be a private company in its article। हेलो, अब यहाँ पर मे भी आपके बीच में मन में कुछ तो सवाल आ रहा होगा सर, क्या किसी के मन में कुछ सवाल पैदा हुआ है सर? हेलो, क्या मैं फिर से एक बार बताऊँ आपको वो जगह जिस जगह में आपको मन में क्वेश्चंस आ सकता है? Public company means a company which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed. It's okay, provided that a company which is a subsidiary company, not being a private company, a company which is a subsidiary of a company, not being a private company, shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its article। बोलो सर, राजू
आयन कुछ समझ में आ रहा है? विश्वजीत না স্যার এটা ক্লিয়ার না। তথা কিছু বলবি? স্যার ফ্লিপকার্টেরটা বলছেন? ऑब्वियसली बट पॉइंट एक्चुअली क्या मतलब फ्लिपकार्ट का वेरी गुड, तो थोड़ा सा कैच कर लिया कि जैसे वॉलमार्ट पब्लिक कंपनी है बट नॉट इन इंडिया बट इन यूएसए, बट फ्लिपकार्ट इज ए प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। ओके, तो फ्लिपकार्ट इंडिया में प्राइवेट है, वो यूएस में पब्लिक है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी विच इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, अगर कोई पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी, अगर कोई पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी कोई प्राइवेट कंपनी होता है ना, तो भी उसको डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक ही है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी ए प्राइवेट कंपनी इन आर्टिकल, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो अपने आप को प्राइवेट ही बोलता है, लेकिन वो प्राइवेट किसी और पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है, जैसे कि फ्लिपकार्ट का और वॉलमार्ट का आप देख रहे हैं। तो इन दैट केस वो बोल रहे कि अगर आप पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो तो फिर आपको पब्लिक ही माना जाएगा। बट इन दिस केस इन फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट सिचुएशंस में थोड़ा एक्सेप्शनल पॉइंट काम करता है, बिकॉज इन फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट केस वॉलमार्ट इज नॉट ए इंडियन कंपनी, इट्स नॉट ए इंडियन पब्लिक कंपनी। जैसे मैं आपको टाटा का कुछ सब्सिडरी कंपनीज के बारे में बात करता हूँ, बिकॉज टाटा का बहुत सारा सब्सिडरीज है। टाटा ऐसे इंडिया का वन ऑफ द बिग कंपनीज में से एक है, बहुत बड़ा कंपनी है इसका, और इतना ब्रांड टाटा के अंडर में है जिसमें टाटा, नॉन टाटा, मतलब नाम में टाटा है, नाम में टाटा नहीं है, ऐसा बहुत सारा लिस्ट ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड विद टाटा ग्रुप। अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं, टाटा सब्सिडियरीज, ऐसे ये सभी कंपनी टाटा का सब्सिडियरीज है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा यूरोप, टाटा पावर, टाइटन, टाटा टेली सर्विस, ठीक है, दीज ऑल आर टाटा का सब्सिडियरीज। देखते हैं सर टाटा का कुछ डिटेल्स आपको। अच्छा ये देखो होल्डिंग कंपनीज, किसका किसका होल्ड करके रखा है टाटा, आपको तभी पता चल जाएगा कितना सारा सेक्टर्स कुछ देख रहे हैं सर। केमिकल्स में टाटा केमिकल्स, टाटा स्वच्छ, टाटा केमिकल्स यूरोप, मगड़ी सोडा कंपनी, ओके। एफएमसीजी में टाटा सॉल्ट, आई शक्ति, टाटा टी, टेटले, टाटा कॉफ़ी, नाम सुने हो सर? आई थिंक टेटली का नाम सुने हो, टाटा टी का नाम सुने हो, आई शक्ति, मतलब कुछ चीज़ में टाटा का अपना नाम है, कुछ चीज़ में टाटा का नाम नहीं है। यहाँ पर मैं आपको और दिखाता हूँ, रिटेल एंड ई कॉमर्स में इन्फिनिट रिटेल, क्रोमा, नाम सुने हो क्या क्रोमा का? मैंने उतना नहीं सुना, बट क्या आप लोग सुने हो किसी ने? यस सर, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टोर होता है। है? अच्छा वेरी गुड सर, मैंने देखा है कहीं पर भी। ट्रेंड, वेस्ट साइड, ये तो देखे होंगे, शॉपिंग मॉल में दिखता है वेस्ट साइड, है ना? হ্যাঁ স্যার। वेरी गुड सर, Yes, ये भी sir. टाटा, जानते थे टाटा का है बोल के? किसी को पता था Yes, पहले? sir. वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। लैंडमार्क बुक स्टोर्स, स्टार बाजार, टाटा क्लिक, ये जानते हो सर? ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह, टाटा क्लिक। हाँ ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बट हाँ ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे इतना बड़ा नहीं हुआ, बट हाँ अभी है। किसी ने कभी कुछ खरीदा टाटा क्लिक से अभी तक? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को, एनीवन? वेरी गुड सर, टाटा क्लिक से खरीदा है। ऐसे कितने सर्विस कैसा है टाटा क्लिक का? अच्छा होना चाहिए नॉर्मली, टाटा का गुडविल जो है, सर्विस अच्छा है, बट दाम थोड़ा ज़्यादा है ना कम्पेयर टू अमेजन फ्लिपकार्ट, दाम थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है दाम। ओके अच्छा, टाटा क्लिक, एनर्जी में भी बहुत सारे कंपनीज है, टाटा पावर सोलर, ठीक है। मैं सब नाम ले नहीं पा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हुगली मेट कोक एंड पावर कंपनी, जमशेदपुर यूटिलिटीज, पावर लिंक ट्रांसमिशन, इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो, ठीक है। टाटा एडवांस सिस्टम, बहुत सारे हैं। ये टाटा मार्को पोलो बस बनाते हैं सर, ये वाला बस चलता है ना दिल्ली में, ये इसको दिल्ली में ग्रीन लाइनर बोलते हैं, जो लोग दिल्ली कभी गए हो ज़रूर देखे होंगे। ये वॉल्वो टाइप का जो टाटा मार्को पोलो बस है, ये भी टाटा का है, ठीक है। ये हेडक्वार्टर इन कर्नाटका, जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा मोटर्स एंड मार्को पोलो, आई थिंक साउथ अफ्रीका, ऐसा कुछ कंपनी होगा। अच्छा टाटा हिटाची, आई थिंक यू नो। सर्विस में टाटा इंडियन होटल्स कंपनी, हाँ इंडियन होटल्स, टाटा ताज भी होगा यहाँ पर। अच्छा एयरलाइंस में एयर एशिया, विस्तारा में भी उसका जॉइंट वेंचर है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, जानते हो सर? विस्तारा, टाटा एयर एशिया, आई थिंक यू नो। तो देख पा रहे हो सर टाटा का अंदर कितना सारा टाटा का एक्विजिशंस है, और कब कौन सा डेट में किया? कभी आप लोग थोड़ा सा अपने मन में
मतलब रिसर्च करने का इच्छा हो ना तो प्लीज़ रिसर्च किया कीजिए, ठीक है। फरवरी 2000 में टेटली टी कंपनी को 407 मिलियन में लिया है, ठीक है। यहाँ पर सब डेट वाइज दिया हुआ है कि कब किस कंपनी को टाटा ने लिया और कितने वैल्यू में लिया। मार्च 2008 में 2.3 बिलियन में जैगुआर कार एंड लैंड रोवर को लिया, जो यूरोप का बहुत बड़ा कंपनी था, 2008 में लिया, ठीक है। एक्चुअली एक बार ना इनके पास टाटा कंपनी को सेल करने के लिए गया था, कुछ पैसा का ज़रूरत था टाटा मोटर्स को, तो टाटा कंपनी को, तो टाटा मोटर्स सेल करने के लिए गया था जागुआर्स के पास, जागुआर लैंड रोवर का जो कंपनी था उनके पास। तो उन्होंने बोला टाटा में ऐसा कोई दम नहीं है टाटा मोटर्स पे, हम टाटा मोटर्स को खरीदना नहीं चाहते। ये 2000 के आसपास वाला कहानी है। और 8 साल बाद टाटा का इतना दम हो गया सर कि वो लैंड रोवर और जागुआर को ही खरीद लिए। आपको समझ है ना सर, इसको बोलते हैं शेरगिरी, ठीक है। मतलब दिस इज अ लायंस पावर, इसको कहते हैं टाटा। सीरियसली इसीलिए टाटा इतना एडमायरिंग कंपनी है। मतलब इसके बारे में बोलते वक्त ना हमेशा पॉजिटिव ही फीलिंग आता है, नेगेटिव फीलिंग आता ही नहीं है, बिकॉज इतना दम इनके पास है। और जो 1 साल 2 साल का बात नहीं है, 30-25 साल का भी बात नहीं है, 100 साल से चल रहा है। तो इतना सारा कंपनी टाटा अपने सब्सिडरी कॉन्सेप्ट में चलाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यही है कि ये सभी कंपनी में टाटा का मोर देन 51% शेयर होल्डिंग है। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है सर? मैंने आपको इसीलिए बार बार होल्डिंग सब्सिडरी में बात करा रहा था, बिकॉज ये जो सब्सिडरी का बात है, सब्सिडरी तभी कहेंगे जब उस कंपनी में किसी का 51% होल्डिंग होगा। और ये सभी कंपनी में टाटा का 51% होल्डिंग है, तभी वो होल्डिंग कंपनी कहलाते हैं सर। हेलो, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिसके बारे में शायद हमने कभी सुना ही नहीं, बट वो भी टाटा का है, ठीक है। अच्छा, तो पब्लिक कंपनी में क्या बातें और याद करना चाहिए? अच्छा, पब्लिक कंपनी इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल। हाँ सर, पब्लिक कंपनी शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल ना, किसी को भी आप दे लो। मतलब ये फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है, जब हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन समझ में आया था, फिर इसको भी समझ में आना चाहिए। जब टाटा में बात हो रहा है तो टाटा का ही किसी कंपनी को लेते हैं। ऐसे टाटा का बहुत सारा है। टाटा मोटर्स दिख रहा है आपको, रिसेंट ट्रेंड में अच्छा किया है। टाटा पावर है, ठीक है। टाटा टाटा पावर में देखिए, टाटा पावर का क्या सिचुएशन है। 87 करके चल रहा है, 6 महीने में देखो सर 60 रुपये से 87 तक आया है। इसका मतलब ये सभी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आप चाहो तो टाटा का शेयर खरीद सकते हो। टाइटन का भी शेयर है मार्केट में, टाइटन जो वॉच है ना सर, टाइटन का भी शेयर है। देखते हैं टाइटन का क्या शेयर है। टाइटन टाइटन का शेयर, टाइटन जानते हो ना सर, घड़ी बनाते हैं सर, बहुत फेमस, ठीक है। द लाइफ स्टाइल कंपनी मेनली मैन्युफैक्चर फैशन एक्सेसरीज सच एज वॉचेस, ज्वेलरीज, आईवेयर, ठीक है। पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, जॉइंट वेंचर विथ टिडको, द कंपनी हेडक्वार्टर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर। 1495 एक शेयर्स का दाम है। अभी थोड़ा डाउनग्रेडेड दिख रहा है, बट अगर आप 1 साल पहले खरीदते होंगे तो 1400 चल रहा था, फिर डाउन में चला गया था 800 में, फिर 1400 में आया। वाह, समझ में आ रहा है सर? तो टाइटन पहनो, बट टाइटन का शेयर भी खरीद सकते हो। 99 में 3 रुपया था, आज देखो 1500 चल रहा है। इसका मतलब जिसने भी इस शेयर्स को खरीदा था, अगर जिन्होंने सेल कर दिया, तो सेल जब किया तो किसी ने बाई तो ज़रूर किया होगा। ट्रांसफरेबल का मतलब समझो। सपोज आज आप खरीद रहे हो टाटा को 1495 में, ठीक है। कल आप इसका शेयर्स मानो कि और आगे बढ़ता है और 1600 में पहुंचते हैं, तो आप क्या करते हो, शेयर्स को इस टाइम पे बाई किया था, इस टाइम पे सेल कर देते हो। तो आप बाई करते हो, तो जब बाई करते हो तो किसी ने तो आपको सेल किया होगा, और जब आप बाई करके फिर सेल करते हो तो किसी ने आपसे सेल जरूर, मतलब आप अगर सेल कर रहे हो तो कोई आपसे बाई कर रहा होगा। तो ये जो बाई सेल प्रोसेस चलता है, ये क्या है सर, ट्रांसफरेबल है, तभी तो हो रहा है। हेलो, इजीली ट्रांसफरेबल। बात कुछ समझ में आ रहा है? इजीली ट्रांसफरेबल का मतलब, यस सर। अब किसी के मन में ये सवाल हो सकता है, सर अगर कोई खरीदने वाला ना मिले तो, या फिर अगर कोई सेल करने वाला ना मिले तो, मतलब मैं किसको बेचूं, पता कैसे चलेगा? अगर कंपनी एक पॉपुलर कंपनी है तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। बट ऐसे भी कंपनीज होते हैं, जैसे कि एक कंपनी मैं आपको दिखा सकता हूँ, सुजलन शेयर्स। ये एक एनर्जी मेकिंग कंपनी है, जैसे टाटा पावर के बारे में बात कर रहा था। इसका ग्राफ कुछ आपको अजीब नहीं दिख रहा है सर, फ्लैटर टाइप का? इसका जो ग्राफ कभी कभी बहुत फ्लैट नहीं जा रहा है,
ये देखो बहुत ज़्यादा फ्लैटन नहीं है, देख रहे हो सर? इसका मतलब इस टाइम पे कंपनी किसी को सेल करने के लिए नहीं मिल रहा था, तो मतलब इस टाइम पे कंपनी का ट्रांसफरेबल सिचुएशंस अच्छा नहीं चल रहा था, ठीक है, इजी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी अगर अच्छा हो, बहुत बड़ा कंपनी हो, या फिर बहुत बिजनेस अच्छा दे रहा कंपनी हो, तो कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं होता। बट हाँ, अगर कंपनी का शेयर्स या बिजनेस में एज सच कुछ बात नहीं है, तो उस टाइम पे आप कंपनी का शेयर्स खरीद के भी कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं कर सकते। जैसे कि और एक कंपनी है जिसका बिजनेस अभी पूरा का पूरा डब्बा बन चुका है, कुछ नहीं है, बंद होने के प्रोसेस में है, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशंस। हाँ, मुकेश अंबानी का भाई का कंपनी सर, अनिल अंबानी का कंपनी है। आप देखो ₹1.80 चल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ट्रेड, कभी कभी कोई पगला है ले रहा है, ठीक है, लेकिन इसका एज सच कोई खरीदने वाला या बेचने वाला प्रॉपरली नहीं है। तो ये शेयर खरीदोगे तो क्या इजीली ट्रांसफर होगा? नहीं होगा, शेयर लेगा कौन? अब इसका जो इजी ट्रांसफरेबल कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है इसका इजी ट्रांसफर का, बट इसका बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रांसफरेबल इजीली है कि नहीं है। बट इसका कैरेक्टर है, बट बिकॉज इसका बिजनेस नहीं है, दैट्स वाई वो ट्रांसफरेबल नहीं है, ठीक है, मतलब दिख नहीं रहा है। बट हाँ, अगर कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो इट्स रियली इजीली ट्रांसफरेबल, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी ले सकता है। बट ये जो फ्लैटर मूवमेंट को यही बताते हैं सर कि उस टाइम पे कोई खरीदारी या बाइंग और सेलिंग प्रोसेस नहीं चल रहा है। ओके सर, मैं थोड़ा बहुत आपको मार्केट का नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ और कुछ नहीं, इसके पीछे मेरा एक ही रीज़न होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ शेयर इज ट्रांसफर्ड इन द मार्केट। मतलब ये जो लाइन यहाँ पर लॉ में बताते हैं, कोई सोच सकते हैं सर शेयर मार्केट क्यों बता रहे हो? सर आप मुझे बताओ कि मैं शेयर मार्केट नहीं बताऊं तो आपको मैं ट्रांसफरेबल कैसे बताऊंगा? ये शेयर कहाँ ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए मार्केट समझना ज़रूरी होता है। बहुत अंदर से ना समझो, शेयर मार्केट पढ़ाई का ना करो, बट एटलीस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ मार्केट एक्चुअली ऑपरेट। नहीं तो एक कॉमर्स एंड फाइनेंस के स्टूडेंट होने के नाते ये तो लज्जा का बात हो जाएगा सर, ऑब्वियसली लज्जा। लज्जा इसलिए आना चाहिए क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते इतना पता होना चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि आप कभी ये फील करो कि अब शेयर मार्केट कोई बोलता है ये जुआ है, इसके बारे में ना जानो, ए पागल है, ऐसा बात में एकदम ध्यान मत देना। जुआ वगैरह पूरा जिंदगी जुआ है सर, मार्केट अकेला थोड़ी ना है। किसको पता है कल क्या होगा? किसको पता था कोरोना आएगा 2020 का, इतना खराब करके चला जाएगा? हाँ, किसी को पता था? किसी को नहीं पता था। तो यस फिर सर, जिंदगी, हाँ, ज्योतिषी को पता था। किसी को ज्योतिषी। नहीं। ज्योतिषी, अब तुम नाश्ते दमाश का बात करोगे क्या? नाश्ते दमाश है फेमस फिलोसोफर, वो बताया था कि कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, बट एग्जैक्टली कब होगा, किस तरह से होगा, इसका कुछ नहीं था। दैट्स द डिफरेंट इशू। मतलब वो तो अलग बात है, बट आई आई हैव यू अंडरस्टैंड कि किसी को नहीं पता है कल क्या होता है, ठीक है। तो जिंदगी जुआ है। अब क्या सिर्फ शेयर मार्केट को जुआ बोल देते हो? अब कोई मतलब है? आज यहाँ भी आपके साथ बैठ के बात करें, क्या पता रास्ते में जाऊंगा तो कोई मुझे गाड़ी मार मार दिया, या फिर मेरे ज़िंदगी में कुछ और अच्छा हो गया या कुछ बुरा हो गया, हो ही सकता है किसी के साथ भी। तो ये ऐसा बात नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो शेयर मार्केट के बारे में एक बैड परसेप्शन है, ऐसा नहीं। बैड परसेप्शंस आपके मन में है तो आप भी हटा दो, और लोगों के मन में है तो लोगों को सिखाओ, ठीक है। ओके सर, आप शेयर मार्केट को प्रमोट क्यों कर रहे हो? सर इसलिए प्रमोट करना पड़ता है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का आईना है सर, और आईना जितना चकचक करेगा इकोनॉमी उतना चकचक करेगा। इंडियन इकोनॉमी का मिरर है शेयर मार्केट, तो मिरर जितना साफ दिखेगा इकोनॉमी का फेस भी उतना साफ दिखेगा, इसलिए उसका प्रमोशन जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में बात करें। हेलो सर, समझ में सबको आ रहा है? पूछना चाहते हैं सर? यस सर, आ रहा है। ओके, Yes, sir. अच्छा चलो, अब तो पब्लिक प्राइवेट तो पूरा समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पे आ गए सर, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल। ओके, तो कंट्रोल क्या करेंगे? होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, इसके बारे में तो मैं पहले ही कुछ बात कर चुका हूँ, अब बस कुछ विधि विधान करना है। मतलब सब कुछ हो चुका है, बस नियम फॉलो करना है कि क्या लिखा है। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म्स। A company is a holding company in relation to one or more other companies. Means a company of which such companies are subsidiary companies. Section 2, subsection 46. Section to be pointed. For the purpose of this clause, the expression company includes any body corporate. The expression company includes any body corporate. Whereas section 2, subsection 27 defines
subsidiary company in relation to any other company, that is to say the holding company, means a company in which the holding company controls the compositions of the board of director, exercise or controls more than one half of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies. डोंट वरी सर, ये सारा का सारा चीज़ आप समझ चुके हो, मुझे बस कनेक्ट करवाने का जरूरी है। मैं अभी कनेक्ट करवाता हूँ ना, सारा का सारा चीज़ समझ चुके हो। मे भी पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये भगवान क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट अभी मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा ना पॉइंट, आप अभी बोलोगे सर अच्छा ये बात है। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। For the purpose of this section, a company shall be deemed to be subsidiary company of the holding company, even if the control referred to in subclause or subclause 1 or 2 or of another subsidiary company of the holding company. The compositions of a company's board of director shall be deemed to be the controlled by another company if that company, by exercise of some power exercisable by its and its discretions, can appoint or remove all a majority of the directors. The expression company includes any body corporate, and the layer in relation to holding company means its subsidiary or subsidiaries. अब सर यहाँ पर जो भी अलग अलग पॉइंट्स में होल्डिंग सब्सिडियरी के बीच में जो प्रोविजंस के बारे में लॉ जो इन्हें बताया, इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाए। आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा सर, लास्ट 3-4 पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हुआ। हेलो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स Yes, फील sir. हुआ या फिर एकदम क्लियर हुआ? Yes. नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हुआ। अब देखो ये जो पॉइंट यहाँ पर था ना, एक ही पॉइंट बताऊंगा आपको, बाकी सारा पॉइंट याद आ जाएगा। Whereas section, a company is a holding company in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies. For the purpose of this clause expression, company includes any body corporate. Okay, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। Whereas section 287 defines subsidiary company in relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company means a company in which the holding company controls the compositions of board of directors. तो चलो सर पहला पॉइंट को देखते हैं एंड बाकी पॉइंट आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को अभी कुछ ही देर पहले, जस्ट फ्यू मिनट्स बैक, मैं आपको टाटा का कुछ होल्डिंग के बारे में बात कर रहा था। तो जब मैं आपको बोल रहा था कि ये कंपनी टाटा के सब्सिडरीज है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टाटा का हाथ होगा। हेलो, जैसे कि टेटली, Yes, sir. जैसे कि जो भी यहाँ पर जो भी कंपनीज है जिसमें जिसमें टाटा का होल्डिंग, मतलब जैसे कि ताजमहल पैलेस होटल, ठीक है, ये ताजमहल पैलेस होटल भी टाटा ने ओन किया, ठीक है, ओन बाय इट्स टाटा सब्सिडरी, ठीक है, मुंबई में है, जानते हो ना सर। इंडिया का शान माना जाता है। 2011 में अटैक भी हुआ था ताज में, आई थिंक ये खबर है सबको, पाकिस्तान ने Yes, इसी को yes, sir. अटैक किया था, है ना। तो ये ताजमहल होटल भी टाटा का है। अपने कोलकाता में भी ताज बंगाल है अलीपुर जू के पास, ठीक है, वो भी इसी ग्रुप के अंदर ही आता है, टाटा होटल्स के अंदर। लेकिन ताजमहल का तो अपना ही एक ताजमहल पैलेस होटल इन्हीं का है। तो इसी तरह से टाटा का उदयपुर में भी अगर आप कभी पहुंचो, वहाँ पर भी बहुत सारा होटल टाटा का है। तो ये टाटा का सब्सिडरीज में आते हैं। अब इसका मतलब ये बाद में टाटा ने खरीदा, ओके। तो जब से ये टाटा इसको एक्वायर किया, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन टाटा के हाथ में चला गया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे काम करेगा, वो पहले उनका हुआ करता था, लेकिन अभी इनका होगा। जैसे इसको मैं आपको एक अच्छा फ्लिपकार्ट वाला एग्जाम्पल्स में बता सकता हूँ। फ्लिपकार्ट में अभी किसका होल्डिंग है सर मेनली, बताओ? Walmart. वॉलमार्ट, Walmart का. है ना। फ्लिपकार्ट में मेन होल्डिंग है वॉलमार्ट का। तो जैसे ही वॉलमार्ट का 81.3% शेयर होल्डिंग हो गया ना, तो अभी फ्लिपकार्ट का पूरा बिजनेस का कंट्रोलिंग वॉलमार्ट के पास है। इसका कौन बोर्ड में रहेगा? जैसे जो प्रॉब्लम हुआ वॉलमार्ट को देने के बाद, बिजनेस का वैल्यूएशन तो ताबड़तोड़ बढ़ गया। आज वॉलमार्ट आने के बाद आज फ्लिपकार्ट वर्ल्ड का सबसे मोस्ट टॉप 50 वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है, टॉप 50 वैल्यूएबल कंपनीज इन द वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर दिया। जस्ट बिकॉज वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर दिया और इसका वैल्यू बहुत सब $1 बिलियन कंपनी, बहुत $1 बिलियन का कंपनी बन गया। अब पॉइंट क्या है इसका दिया है सर, फ्लिपकार्ट इज अ यूएस बेस्ड रिटेल चेन, वॉलमार्ट एक्वायर्ड 81% एंड स्टेक फ्लिपकार्ट 16 बिलियन, वैल्यूइंग अराउंड $20 बिलियन, ठीक है, $20 बिलियन का कंपनी बना दिया। आप समझ सकते हो ना, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, $20 बिलियन का कंपनी है, ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट का एक बहुत बड़ा चेंजेस हो गया। इसके कारण क्या हो गया कि ये दुनिया में बहुत जाने माने कंपनी में से एक बन गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो फंडिंग स्ट्रक्चर कंपनी का, एक सेकेंड। अब इसमें क्या हो गया कि
प्रॉब्लम और कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम यही हुआ कि जिस अगर ये कंपनी जिन्होंने मेनली इसको बिल्डअप किया था, जैसे कि सचिन एंड बिनी, इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो अथॉरिटी था वो अथॉरिटी इनका धीरे धीरे कम हो गया, बिकॉज जिन्होंने पैसा डाला कंट्रोलिंग वो ले लेगा सर। जिसका शेयर होल्डिंग ज़्यादा होगा कंट्रोलिंग उसका हो जाएगा। अब मे भी आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर सचिन और बिनी ने कंट्रोलिंग क्यों छोड़ा, इसके रिगार्डिंग भी कभी चर्चा करूंगा मैं, बिकॉज वही सर बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट वाला बात आ जाएगा। बस इतना समझ लो कि दे आर बाउंड, बिकॉज जब आप बिजनेस को वही कुछ चीज़ें पॉजिटिव होते हैं ना, जब आप पैसा देखते हो, वैल्यूएशन देखते हो, तो कंट्रोलिंग में भी छूट सकता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर वही हुआ है कि अगर जो कंट्रोल करेगा पैसा डालेगा, कंट्रोलिंग उसके हाथ में जाएगा। इफ दे फील दे कैन रिमूव द डायरेक्टर्स, एंड जिसको मन लगेगा उनको डायरेक्टर के पद में बिठा सकते हैं सर। ठीक है, ऐसे उबेर के केस में भी हुआ है। उबेर इंडिया का कंपनी नहीं है, उबेर यूएस का ही है, बट उबेर में जिसका सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टिंग था, ठीक है, उबेर में उबेर का जो आपका ये है, मतलब जो सीईओ था कलानाविक ऐसा कुछ नाम है उसका, ये गजब टाइप का इन लोगों का नाम होता है, मैं जब प्रोनाउंस करने से ना मेरा टंग उलट पलट जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये उबेर के साथ भी ये सेम हुआ था, मतलब जो मेन था कंपनी का, जिन्होंने कंपनी को मेनली बनाया था, लोगों से पैसा मिलने के बाद कंपनी को छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बाद में कभी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये सॉरी दिख गया, ये ट्रेविस कैलानिक देख रहे हैं सर, ट्रेविस कैलानिक, ठीक है, जो फाउंडर है। ये जैसे ही बाकी लोगों का पैसा आ गया, मतलब जैसे ही एफडीआई वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब एफडीआई या फिर बोल सकते हो कि अमेरिका के अंदर ही बहुत सारा लोग मतलब जो बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फार्म्स इसमें बिजनेस में पैसा लगाने लगा, तो फिर बोर्ड में फाउंडर को ही हटा दिया सर, मतलब इतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट किया, तो कंट्रोलिंग जा सकता है। ठीक है, ये उबेर के साथ भी हुआ है, कंट्रोलिंग जा सकता है आपसे। ठीक है, उबेर का भी कुछ सब्सिडियरीज आप लोग यहाँ पर इंडिया में नाम सुने हो, जैसे उबेर ईट्स। हेलो सर, देख लो सर, देख लो, उबेर ईट्स, आई थिंक उबेर ईट्स यू ऑल नो। हेलो, यस सर। अच्छा, ये एक कंपनी है करीम पोस्टमेट्स जोमेटो। जोमेटो में उबेर का करीब 10% शेयर होल्डिंग है। जोमेटो जो है अपना, इसमें करीब 10% शेयर होल्डिंग उबेर का है, जान के रख लो। जोमेटो इंडिया का है। सब्सिडियरी की करे हाँ, এখানে उबेर স্যার का 51 सब्सिडियरी ना, मतलब होल्डिंग होने के लिए तुम्हें 51% होना पड़ेगा, बट अगर आप 10% से भी रखते हो तो फिर सब्सिडीज में, मतलब वन ऑफ द सब्सिडीज, मतलब यहाँ पर पॉइंट कुछ ऐसा चल रहा है कि उबेर का इसमें होल्डिंग है। ठीक है, अब उबेर के सब्सिडीज में जोमेटो है, लेकिन जरूरी है, मतलब किसी का होल्डिंग तभी बोल सकते हैं जब किसी कंपनी का किसी और के पास 51% है, बट सब्सिडरी बनने के लिए आपको 51% करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका किसी भी 2% भी किसी का है तो भी उसका सब्सिडरी बन जाएगा, बट होल्डिंग बनने के लिए आपको उसका 51% लेना पड़ेगा, तब जाके आप उसका होल्डिंग बन सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है अयन? यस सब्सिडरी तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट से सब्सिडरी हो सकता है। ठीक है, ये इंडिया का है सर, जो जोमेटो इंडिया का है। रेस्टोरेंट एग्रीगेटर फूड डिलीवरी पंकज चड्डा, दीपेंद्र गोयल 2008। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मेनूज यूजर रिव्यूज रेस्टोरेंट एज वेल, यही करता था, बाद में चेन बना लिया। तो चलो, बहुत अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन से आज कंपनी लॉ में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल टूर भी चल रहा है, जनरल नॉलेज भी बढ़ रहा है, और कंपनी लॉ भी पढ़ रहा है। चलो, मज़ा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ओके, तो कंट्रोलिंग भी समझ में आ गया, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे कि अभी आप अब देखो, जो भी पॉइंट इतना देर से चर्चा हो रहा था, जस्ट अभी रीड करो। हाँ, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन वन ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। वोटिंग पावर भी पूरा का पूरा, जैसे वॉलमार्ट का वोटिंग पावर ज़्यादा होगा ना, जब भी मीटिंग होगा, मीटिंग में 81% वोटिंग पावर किसके पास चला जाएगा? शेयर होल्डिंग बेसिस में जाओ तो, कंट्रोलिंग बेसिस में जाओ तो, वॉलमार्ट। अगर 100% वोटिंग है तो 81% तो वॉलमार्ट का वोट है। हेलो, यस सर है ना? एग्जैक्टली कंट्रोलिंग जब जाता है ना, इसी तरह से कंट्रोलिंग मेनली काम करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला है।
वही यहाँ पर बोला, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शंस ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी ए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर्ड इन सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 ऑफ अनदर सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। वो क्लॉज भी क्या बोल के रखते हैं वो डिपेंड करता है। द कंपोजिशन ऑफ ए कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव एन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। पावर हाथ में है तो भाई किसी को हटाना है, किसको लेना है, ये सारा का सारा कंट्रोलिंग आ जाता है। आई थिंक अभी पढ़ के अच्छा, मतलब अभी शायद क्लियर हुआ कि ये होल्डिंग सब्सिडियरी में किस तरह से पावर ट्रांसफर होता है। हेलो सर, कंट्रोलिंग किस तरह से ट्रांसफर होता है? यस सर। ओके। A will be subsidiary of B. A will be subsidiary of B if B controls the compositions of board of directors of A. बात समझ रहे हो? सब्सिडियरी बनने के पीछे का कारण देखो, जो एन पूछ रहे थे 2 मिनट पहले। A will be subsidiary of B if B controls the compositions of board of directors of A. That is, if B can, without the consent of or approval of any other person, appoint or remove a majority of directors of A. A will be subsidiary of B if B holds more than 50% of share capital of A. That means 51%. A will be subsidiary of B if B holds more than 50% of the share capital of A. B is a subsidiary of A. ध्यान से सुनिएगा. B is a subsidiary of A and C is a subsidiary of B. In such a case, C will be a subsidiary of A. In the like manner, if D is a subsidiary of C, then D will be subsidiary of B as well as A and so on. मतलब वही, ये इसका सब्सिडियरी, वो उसका होल्डिंग, वो उसका सब्सिडियरी, वो उसका होल्डिंग, तो अल्टीमेटली सब्सिडियरी होल्डिंग रिलेशनशिप बन जाता है। क्या ये एग्जाम्पल 4 क्लियर हुआ या फिर से समझाना पड़ेगा या कन्फ्यूजी आ गए सर? बोलो। ट्रांजिटिविटी হচ্ছে তো। हाँ एग्जैक्टली, ट्रांजिशन चल रहा है, ठीक है। अगर बी का सब्सिडियरी ए है, अगर बी इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए एंड सी इज ए सब्सिडियरी ऑफ बी, देन इन सच केस सी जो है विल बी सब्सिडियरी ऑफ ए, क्योंकि बी के सब्सिडियरी ए है एंड सी का सब्सिडियरी बी है, तो फिर ऑटोमेटिकली सी भी ए का सब्सिडियरी बन गया। सी विल बी द सब्सिडियरी ऑफ ए। इन द सेम मैनर इफ डी इज ए सब्सिडियरी ऑफ सी, मतलब डी जो है ये सी का सब्सिडियरी है एंड डी विल बी सब्सिडियरी ऑफ बी एंड सो एज वेल एज डी इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए एंड सो ऑन, चलता जाएगा इस तरह से, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है सर? क्लियर है ना? हेलो? Yes, sir. Status of private company which is subsidiary to public company. Status of private company which is very important point, very important point. ध्यान सुनिए। Status of private company which is subsidiary to public company. In view of section 2 subsection 71, okay, of the Companies Act 2013, a private company which is subsidiary of a public company shall be deemed to be public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its article. ये मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी प्राइवेट कंपनी है, अगर वो अपने आर्टिकल में अपने बारे में प्राइवेट कंपनी लिख के रखता है, फिर भी हम उसको पब्लिक ही ट्रीट करेंगे, ओके, स्पेशली इन इंडिया, ओके। अगर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से है तो फिर उसमें देखना पड़ेगा सर, वो एडवांस लेवल में चर्चा करूंगा मैं, बट करंटली आप इतना समझ लो, अगर वो इंडियन पब्लिक कंपनी का कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेट कंपनी भी इंडिया का पब्लिक कंपनी के साथ ही ट्रीटमेंट होगा, डीम्ड माना जाएगा कि भाई इसका तो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग तो पब्लिक से आता है, तो फिर इसको और प्राइवेट क्यों माने, इसको पब्लिक ही मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टेटस चेक करने के टाइम पे होता है। हो सकता है कि वो कंपनी का आर्टिकल में प्राइवेट लिखा हुआ है, फिर भी डीम्ड मतलब मान लिया हमने, ठीक है। लो मान लिया हमने, दैट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड, है ना, मान लिया हमने। वो जैसे एक गाना है ना सर, लो मान लिया हमने, हमें किसी से प्यार नहीं है, वो क्या बोलते हैं मुझे भूल गया मैं। हाँ बोलो স্যার। এটা যদি প্রাইভেট কোম্পানি ওর আর্টিকেলে লেখে তাহলে কি ওর ফিচার্স গুলো মানে মেম্বার সবকিছু প্রাইভেট হবে না পাবলিক হবে? नहीं, अगर प्राइवेट कंपनी है तो अपना फीचर्स प्राइवेट की तरह ही होगा, मतलब उसके आर्टिकल में प्राइवेट का ही सारा का सारा चीज कैरेक्टरिस्टिक होगा। बट व्हेन इन ग्रेटर सिचुएशंस, इन लार्ज क्या सिचुएशंस, अगर कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ केसेस होता है, कुछ मे बी सम डिस्प्यूट्स होता है, और उस कंपनी का जो होल्डिंग है वो अगर एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो इन दैट केस उसको प्राइवेट स्टेटस छीन लिया जाएगा और उसको एक पब्लिक की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब वो जब भी कोई प्रॉब्लम
अराइज होता है तब देखा जाता है कि भाई किसी प्राइवेट कंपनी का मेन होल्डर जो है वो पब्लिक कंपनी है, तो फिर उसको उसका जो प्राइवेट स्टेटस है ना वो वहां पर बहुत ही साइड में आ जाता है और उसका पब्लिक स्टेटस सामने आ जाता है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा पब्लिक कंपनी के अंडर पे काम करता है, बट उसका जो मेन कैरेक्टर, जो सिचुएशंस, जो फीचर्स, वो प्राइवेट की तरह ही अपने आप को चलाते हैं। समझ में आ रहा है? ये ऐसा इसीलिए हो रहा है, मैं आपको एलपीजी के बारे में बोल रहा था ना कि इन्वेस्टमेंट, छोटा कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है बड़े कंपनी से, और जब भी इन्वेस्टमेंट मिलता है, चाहे वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कंट्री के अंदर का ही इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना। आज आप एक कंपनी बनाते हो, ठीक है, आपको फीलिंग होता है कि भाई मेरा कंपनी में कोई इन्वेस्ट करे, और कोई पब्लिक कंपनी आके आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर आपके प्राइवेट कंपनी तो आपका प्राइवेट ही रहेगा, ठीक है। जैसे एक कंपनी के बारे में मैं आपको बोलता हूँ, 197 कम्युनिकेशन, नाम सुने हो सर? 197 कम्युनिकेशंस के बारे में सुने हो कभी इससे पहले? नहीं सुने सर? चलो, ये इसका लोगो देख के कुछ समझ में आ रहा है? सर पेटीएम का पूरा एक्चुअल नाम है ये, पेटीएम एक्चुअली इसी का पुराना नाम है 197 कम्युनिकेशन। विजय शेखर शर्मा ने जब पेटीएम को बनाया तो पेटीएम एक्चुअली पेटीएम नहीं था, पेटीएम 197 कम्युनिकेशन था। वो सिर्फ क्या करता था, उसका बहुत फिनेंशियल सर्विस, ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट सिस्टम अभी हो गया, बट पहले वो बना था, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट आपको एक स्टोरी मैं 2 मिनट बता देता हूँ। पेटीएम वॉज फाउंडेड इन 2010 विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट by its founder Vijay Shekhar Sharma in Noida, a region adjacent to India's capital, New Delhi. It is started off as a prepaid mobile and DTH recharge platform, and later added data card, postpaid online, and landline bill payment in 2013. By January 2014, the company had launched the Paytm wallet. 2014 में Paytm wallet आया, which the Indian Railway and Uber added as a payment options. ठीक है, तो इससे पहले वो जस्ट एक इस तरह का DTH रिचार्ज प्लेटफॉर्म इस तरह का काम करता था, और उसका मेन कंपनी जो था वो 197 कम्युनिकेशंस के नाम पे कंपनी मार्केट में रोल आउट हुआ था, ठीक है। तो वो 197 कम्युनिकेशंस जिसमें इतना सारा काम हो रहा था, तो पेटीएम में धीरे धीरे अलीबाबा वगैरह कंपनी आया, और कंपनी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पेटीएम का मेन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एंड ग्रुप विजय शेखर का अपना 15% करीब है, एंड ग्रुप का 29 समथिंग, सॉफ्ट बैंक का 19.63, अलीबाबा 7.18, इस तरह से हुआ। बट बिफोर दैट वो 197 कम्युनिकेशन ही था। यहाँ पर अगर कोई दिख जाए तो मैं आपको अभी दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आप शायद अभी 197 का लोगो भी देखे थे, और ये भी देख रहे हो, ठीक है। और रिसेंटली तो इसको पेमेंट बैंक भी मिला, पेमेंट बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है सर। इन August 2015 पेटीएम रिसीव्ड a license from RBI. The payments bank is a separate entity which founder Vijay Shekhar Sharma will hold 51% shares, 197 communication hold 39%, 10% will be held by a subsidiary of 197, and Sharma the bank was officially inaugurated in 2017 by the Indian Finance Minister Arun Jaitley. समझ में आ रहा है सर? तो इस तरह से धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल पैटर्न जो धीरे धीरे पेटीएम इसमें रिवोल्यूशंस लाया, और इसमें आरबीआई का भी बहुत बड़ा हाथ है, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो दीज आर दी थिंग्स जो एफडीआई के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण, लिबरलाइजेशन के कारण पॉसिबल हुआ है, और इसीलिए आज पेमेंट सिस्टम जो डेवलपमेंट हुआ है, ये सारा का सारा दैट इज़ द रीज़न ये पॉसिबल हुआ है। ब्लैक मनी का जो प्रॉब्लम धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो रहा है, आपका डुप्लीकेट करेंसी, मतलब जो 2 नंबरी करेंसी आप लोग समझते हो ना, मतलब जिसको हम लोग जाल नोट बोलते हैं, जाल नोट का प्रॉब्लम काफ़ी कम हुआ गया है सर। आजकल जाल नोट बहुत कम मिलता है, और इसमें क्या होता है, जाल नोट के कारण जो करप्टेड लोग हैं, मतलब स्पेशली आतंकवादी लोगों का जो प्रॉब्लम बढ़ता था, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने का चांसेस हो जाता है। और जितना ज़्यादा ब्लैक मनी चला जाएगा, जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल होगा, उतना अच्छा। और ये संभव हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। मैं प्रॉज में बात कर रहा हूँ सर, कॉन्स में नहीं। हाँ, तो I hope you understand. Okay, associate company to section 2 subsection 6 in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence. ध्यान रखिएगा, but which is not a subsidiary company. Which is not a subsidiary company. Associate company subsidiary नहीं होता. Section 2 subsection 6 associate company subsidiary नहीं होता. Having such influence and include a joint venture company. इसमें joint venture हो सकते हैं सर। जॉइंट वेंचर कंपनी एक एसोसिएट कंपनी हो सकता है, मतलब जो मिल के काम करता है बट कोई किसी को होल्ड नहीं करता। बात को समझ में आया? जो मिल के काम करते हैं बट कोई किसी को होल्ड नहीं करता, कोई किसी को ऐसा नहीं बोलता कि मैं तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज कर दूंगा, या फिर
जो भी मतलब उस तरह का कंट्रोलिंग नहीं आता है, बट हाँ एक म्यूचुअल कंट्रोलिंग भी रहता है। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो होना चाहिए, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब मान लो सर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। जब भी कंपनी में कोई मीटिंग में वोट होता है, जिसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर ही मेनली वोट होता है कि जिसके हाथ में जितना शेयर्स उसी का वोटिंग। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया वॉलमार्ट का 80% शेयर्स है, तो फिर 80% वोट फ्लिपकार्ट को मिलता है वॉलमार्ट की तरफ से, तो उसका पावर ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह का काम करते हैं सर। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में 20% का शेयर मतलब वोटिंग पावर उनके पास रहता है, तो माना जाएगा कि वो कंपनी इस कंपनी का एसोसिएट है। और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट whereby the parties that have a joint control or the management have right to the net asset of the arrangement। सर जॉइंट वेंचर का एक बेस्ट एग्जांपल आज के डेट का इंडिया वाला कोई कंपनी, आप लोग बता सकते हो, तभी मैं पूछा। कौन बोलेगा? जॉइंट वेंचर का वन ऑफ द मारुति बेस्ट। सुजुकी। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। मारुति एंड सुजुकी। सुजुकी कहाँ का है, बोल पाओगे? जापान। जापान का वेरी गुड सर, जापान का है ना? नाम ही सुजुकी फ्रॉम, हाँ नाम मारुति नाम इंडिया से का है। हाँ बोलो बोलो नाम सर। से मुझे हम गेस के नाम से हाँ सुजुकी है। नाम से गेस किया, हाँ सर जापान का है, नाम से भी गेस हो सकता है। वेरी गुड, जापान का है, बहुत बड़ा कंपनी है सुजुकी। मारुति इंडिया का है। मारुति इंडिया का पहला कंपनी है सर जिन्होंने आम आदमी के लिए कार बनाया। इससे पहले एम्बेसडर सिर्फ रिचों के लिए होता था, ओनली फॉर द रिच पर्सन्स, बट मारुति इज द फर्स्ट कंपनी जो 800 लाया, और 800 इंडिया का पहला पब्लिक कार है, पब्लिक फोर व्हीलर। मतलब जो पब्लिक फोर व्हीलर इन द सेंस कि कोई भी खरीद सकता है ऐसा गाड़ी, जो मारुति 800 के रूप में आया था। और उसमें सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर करने के बाद ही हो संभव हुआ था, बिकॉज मारुति हैव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड बाय, इसका प्लानिंग किया था संजय गांधी ने। मैं आपको बता दूं इसका स्टोरी। संजय गांधी मतलब जो इंदिरा गांधी का बड़ा पुत्र था सर, राजीव गांधी का भाई, वही मेन पॉलिटिक्स करता था। राजीव गांधी पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं आपको बता दूं। उसी ने, संजय गांधी का ही प्लान था, और उन्होंने इसका टाई अप करवाया था वोक्सवागन के साथ। आप लोग जानते हो ना सर, वोक्सवागन ही बोलते हैं ना जर्मन का, वो कंपनी का नाम क्या है? वोक्सवागन क्या बोलते हैं? हाँ, उसके साथ कंट्रोलिंग था। फिर उसके बाद 72 में हुआ था ये कांड, मतलब ये सिचुएशंस। फिर 72 से 77 5 साल इमरजेंसी आ गया। वो इमरजेंसी सिचुएशंस कभी बात करूंगा, अनदर पॉलिटिकल सिनेरियो इन इंडिया। मतलब उसको काला दिन भी बोलते हैं, अच्छा दिन भी बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट वो एक है। वो 77 में वो वाला सिचुएशंस क्रिएट तो हुआ था इंडिया में, लेकिन 77 के बाद फर्स्ट टाइम ये आज का जो बीजेपी है उसका एक पुराना ब्रांच जिसका नाम था जनता दल, जनता दल का सरकार फर्स्ट टाइम फॉर्म हुआ था। इंदिरा गांधी हार गया था, ठीक है। जो आपका जनता दल एक्चुअली बनाया था आपका वेस्ट बंगाल के जो फेमस थे, मतलब जिन्होंने एक्चुअली दीनदयाल उपाध्याय एंड भारत केसरी के नाम से जाना जाते हैं, आशुतोष बंदोपाध्याय का बेटा। सर नाम बताओ ना सर, आशुतोष मुखर्जी का बेटा का नाम, जिनके नाम पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, उन्हीं का बना हुआ दल था जनता दल। उसके बाद वो बीजेपी हो गया कन्वर्ट होके। तो ये जनता दल का ही पहला सरकार बना था, ज़्यादा दिन तक टिका नहीं था। उसी टाइम पे ये सुजुकी आया था। ओके सर, तो फिर वो सुजुकी के साथ टाई अप कर लिया। वो वोक्सवागन के साथ थोड़ा सा डील बढ़ रहा था, बिकॉज जर्मन का है। तो जापान उस टाइम से इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ, और सुजुकी के थ्रू से इंडिया में फोर व्हीलर बनना चालू हुआ। आम पब्लिक भी ले सकता है ऐसा वाला। उससे पहले सिर्फ रिच लोग यूज़ करता था, ओनली एम्बेसडर। सर गाड़ी का भी बहुत कहानी है सर, जितना सुनोगे सुनते रह जाओगे। ओके, तो इस तरह से कंपनी बिल्ड होता है सर, एसोसिएट कंपनी इस तरह से आया है, ठीक है। और वही 20% शेयर्स कहाँ, वो याद रखिएगा। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मीन्स ए जॉइंट अरेंजमेंट। अच्छा ओके, द टर्म टोटल शेयर कैपिटल मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दिस इज द न्यू डेफिनेशन इंसर्टेड इन 2013 एक्ट। ओके, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये क्या होता है? मतलब द टर्म टोटल शेयर कैपिटल मीन्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब अब लोगों को पता है सर, शेयर दो तरह का होता है। अब इसमें मैं डिटेल्स तो बोल नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा तो बोलना इक्विटी एंड प्रेफरेंस। एग्जैक्टली सर, क्या फ़र्क क्या होता है दोनों में? इक्विटी एंड प्रेफरेंस में डिफरेंस क्या है?
कौन बता सकता है? इक्विटी हो गया ऑन। और प्रेफरेंस Sir, हो गया? बोलो बोलो। इक्विटी होगा ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी एंड प्रेफरेंस शेयर हो गया आपका हाइब्रिड बोलते हैं। স্যার প্রেফারেন্স শেয়ারে রেগুলার प्रेफरेंस एक टाइप का लोन। ইকুইটি শেয়ারে মানে ওটা প্রফিট হলে ডিভিডেন্ডটা পায়, প্রেফারেন্স শেয়ারে একটা রেগুলার থাকে। रेगुलर থাকে। प्रेफरेंस शेयर्स को रेगुलर परसेंटेज मिलता है, इक्विटी को प्रॉफिट होने पे Profit. मिलता है। ओके। So equity shareholders are the owner of the कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर ऑफ द कंपनी। ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার্স হ্যাভ ভোটিং রাইটস। इक्विटी हैव वोटिंग राइट। voting rights. वोटिंग राइट्स नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। प्रेफरेंस का वोटिंग हो सकता है इफ ওটা তো হ্যাঁ মানে सब्जेक्ट टू कंडीशंस। एग्जैक्टली। ওগুলো অনেক টাইপস আছে, মানে জেনারেলি বলছি। हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड। आप लोग सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं बोला। अगर मैं आपको एक सिंप्लीफाई करूँ, आप लोग जितना सारा पॉइंट बोले, मैं सिर्फ उसको एक सिंगल लाइन पे अगर थोड़ा सम अप करने का कोशिश करूँ, आप इतना समझ सकते हो कि इतने इनको ना एक फिक्स परसेंटेज, प्रीफिक्स बोल सकते हो, पहले से ही फिक्स किया हुआ प्रीफिक्स परसेंटेज रिटर्न दिया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब अकाउंट्स करते हो उसमें लिखा रहता है 14% प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। इसका मतलब आप कंपनी का शेयर होल्डर बनोगे बट ओनली फायदे का, लॉस का नहीं। हाँ, और आप एक फिक्स्ड अमाउंट लेके खुश रहोगे, इसीलिए 14% प्रेफरेंस शेयर या 15%, 13%, 12%, वो सम्स करने वक्त आप लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है कि प्रेफरेंस वाले को पहले से एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, एंड इक्विटी वाले का ऐसा कोई भी नहीं है सर। मतलब चाहे लॉस में इनका लॉस, ठीक है, जब कंपनी का लॉस मतलब इनका लॉस, कंपनी का हाई प्रॉफिट इनका भी हाई प्रॉफिट। जैसे रिलायंस का शेयर मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, जैसे आपको मैं टाटा का शेयर दिखा रहा था। जब भी कोई कंपनी 3 रुपये का शेयर से 500 रुपये का शेयर में हुआ, आपने कमाया, डिविडेंड मिला, आपने कमाया। तो हाई प्रॉफिट में इक्विटी गेट हाई रिटर्न, ठीक है, लॉस में इक्विटी गेट लॉस, लॉस भी इसी को लेना पड़ेगा। बट प्रेफरेंस वाले लॉस का भागीदार नहीं बनते, दे आर प्रेफर्ड शेयर होल्डर। कंपनी लॉस करेगा तो इनका जो शेयर्स है इसको बोलेगा कि भाई अभी रुको, प्रॉफिट होने से मिलेगा, मतलब उसको डिलेट कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव हो सकता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव होता है ना सर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब लॉस होगा तो कंपनी बोलेगा अभी तो नहीं दे सकती, क्यूमुलेट करके दे देंगे बाद में। ठीक है, लेकिन लॉस का भागीदार नहीं बनते प्रेफरेंस वाले। ठीक है, इसी शर्त में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो दे आर नॉट ट्रू, ओके, दे आर दी ट्रू ओनर, दे आर दी ट्रू ओनर। इक्विटी वाले एक्चुअल ओनर होते हैं, जो ओनर का कैरेक्टर होता है वो ट्रू ओनर का कैरेक्टर इक्विटी वाले ही परफॉर्म करते हैं, प्रेफरेंस वाले वो परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए एंड दैट इज द रीजन कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, अब यहाँ पर जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि सपोज मानो आप बहुत दिन से कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्ड करके रखे हो और कंपनी आपको ऑफर कर रहा है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्ड करके रख रहे हो, सपोज आपके पास 10 प्रेफरेंस शेयर्स है, तो कंपनी आपको बोल रहा है 10 के बदले आपको, कंपनी प्रॉफिटेबल हो रहा है, 5 इक्विटी आपको मिलेगा। तो कन्वर्टेबल मतलब आप प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हो। ठीक है, हायर गेन के लिए। वो बहुत केस में होता है ना, शुरू में विश्वास नहीं होता, फिर बाद में बहुत भरोसा हो जाते हैं, तो फिर प्रेफरेंस वाले सोचते हैं कि भाई बेकार में 14% में मर रहे हैं, कहाँ 1000% का रिटर्न मिलता है। हेलो, समझ में आ रहा है ना सर। एमआरएफ का एक शेयर का दाम करीब 60-70 हज़ार का है, अभी 90,000 91,000 चल रहा है सर। ठीक है, अगर किसी ने, ज़्यादा नहीं सर, एक साल पहले 70,000 चल रहा था, इफ़ 1 ईयर बैक किसी ने एक शेयर खरीदा तो 20,000 का प्रॉफिट है। अगर किसी ने मैक्स टू मैक्स भी देखे, अगर किसी ने 2000 में इसका एक शेयर का दाम करीब 40 चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका डेटा जो दिख रहा है करीब 2000 का चल रहा था, तो कितना कमाया होगा आपने देख लिया सर। 2000 में 2000 एंड नाउ 91,000। अब आप हिसाब लगा लो कि कितना परसेंटेज हो सकता है। ठीक है, तो इक्विटी वाले अनलिमिटेड रिटर्न कमा सकते हैं, बट प्रेफरेंस वाले अगर 14 में फिक्स किया तो 14 में ही रह जाएगा। तो इन दैट केस उन लोग बोलते हैं कि सर ठीक है कन्वर्टेबल वाला दे दो, तो कन्वर्टेबल में भी वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, द टर्म टोटल शेयर कैपिटल मींस एग्रीगेट ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दिस इज ए न्यू डेफिनेशन इंसर्टेड इन वाइट जनरल, ये सर्कुलर में आया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA हैज क्लैरिफाइड दैट द शेयर्स हेल्ड बाय ए कंपनी इन अनदर कंपनी is in a fiduciary capacity shall not be counted for the purpose of determining the relationship of associate company under section 2 subsection 6 of the Companies Act 2013। ये fiduciary relationship क्या होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा चर्चा करूंगा आपके साथ।
ठीक है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पे थोड़ा बात होगी, पर इधर मैं आपको एक एग्जांपल बोल के आज का क्लास कंप्लीट करूंगा। ए लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी एंड होल्ड्स 23% ऑफ द शेयर कैपिटल इन बी लिमिटेड एंड 15% शेयर कैपिटल ऑफ सी लिमिटेड। बाय वर्च्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न, B Limited will be known as the associate company of A Limited as of the holding is more than 20%, whereas C Limited will not be associated as required. 20% is not there and hence not a significant influence. 20% से कम होगा, 15 is 20% से कम, तो फिर वो significant influence नहीं है तो associate नहीं कहलाएगा, बट जब भी 23% होल्डिंग है तो associate हो जाएगा सर। ठीक है, अब नेक्स्ट दिन जब मैं फिड्यूशियरी कहूँगा, फिड्यूशियरी कहने के बाद मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल उसमें डिटेल्स बात करेंगे। मैं इसमें इतना डिटेल्स में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज कंपनी का जो बेसिक है ना सर, इसके बाद मैं उतना बेसिक बहुत धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बेसिक जितना क्लैरिटी होगा आप कंपनी लॉ में उतना ईजी पकड़ बना पाओगे। नहीं तो ना अगर मैं इसको जस्ट रीड करके निकल जाता या फिर जस्ट कुछ प्रोविजंस का 2-3 पॉइंट बोल देता तो शायद आपका माइंड सेट ना बनता। तो उसको मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं बेस में ज़्यादा थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ एंड दैट इज़ वाई मैं एक एक करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट दिन एक्सेस टू कैपिटल के बारे में बात करूँगा और फिर मैं कंपनी एओए एमओए के बारे में बात करूँगा और आपको मैं कंपनी का जो फॉर्मेशन सिस्टम है ना, किस तरह से एक्चुअल में कंपनी रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, मैं वो भी बताऊँगा एंड सेक्शन 8 के बारे में भी बात होगा। ठीक है, तो आज तो मैं इतना ही रखूँगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो रिगार्डिंग टुडेज क्लास पूछ सकते हो, समझ में आया कि नहीं वो भी पूछ सकते हो। हाँ सर, मुझे पूछना है क्लास के बारे में, नहीं दूसरा कुछ। अच्छा ठीक है, थोड़ा रुक जा। ओके सर, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो फिर टाटा बाय, और क्लास छोड़ के Bye, कुछ और sir. सवाल है तो ओके ठीक है, तो फिर बाद में फ़ोन भी कर सकते हो या फिर वेट कर जाओ पूछ लो। बाय सर। ओके बाय, ओके टाटा। রাখছি দাদা। রাখ, টাটা টাটা। রাখছি স্যার। বাই। बाय सर। ओके। हाँ सर बोल अगर बोल जून बोल। टर्म का एग्जाम हाँ अगर जून टर्म का एग्जाम ऑनलाइन हुआ, अगर हम सेंटर बेस करना चाहते हैं तो पेपर सर वही रहेगा ना जो ऑनलाइन में, जैसा वो लोग को हाँ पेपर मिलेगा अगर हम हाँ सेंटर बेस हाँ, करेंगे। देख इन लोगों का पता ना नहीं वहाँ बहुत सारा पेन कैरी सेट। करने बोल रहे थे। कहाँ? हाँ, अब पिछला वाला मैंने पिछले जैसा हुआ था ना, उस समय जो हाँ कुछ सर्कुलर वो लोग निकाले थे तो वो हम पढ़े थे। उसमें जो उसमें बोल रहा था कि जो होम बेस्ड देगा मींस सेंटर बेस्ड जो देगा उसको पेन कैरी करना पड़ेगा। वही में कंफ्यूजन हुआ, एक ही पेन पेपर है तो इसलिए वहाँ बोलता पेन है, वो पेज देता है ना रफ करने के लिए। वो रफ करने के लिए अरे सर। कैलकुलेशंस पूछता है तो कैलकुलेशंस में तुम्हें कैलकुलेट नहीं हाँ करना है, तो कैलकुलेशंस कहाँ करोगे? कंप्यूटर में तो कैलकुलेशंस नहीं कर सकते ना। नहीं हाँ, तो सर समझे? ऑनलाइन अगर ऑनलाइन